हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में एक डिमांड आ रही थी कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से जो यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे थे। मई 25 में पेपर है, तो उनका ये था कि सर थोड़े से प्रीवियस ईयर पेपर करा दीजिए और कुछ एक सैम्पल पेपर बता दीजिए। तो सैम्पल पेपर तो अवेलेबल है ऐप पे, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जस्ट मैं आपको एक कुछ पुराने पेपर सॉल्व करवाता हूँ, उससे आपको एक आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, रिपीटर्स हैं या फ्रेशर्स हैं, उनको थोड़ा बहुत हेल्प तो मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इंडियाज प्लेस इन वर्ल्ड पॉपुलेशन इज, ये 2021 में क्वेश्चन आया था। तो तब इसके हो सकता है आंसर अलग हो, लेकिन अभी अगर मैंने इसमें थोड़ा चेंज किया कि फरवरी 2025 में माने तो भारत का आबादी में कौन सा स्थान है, तो भारत अब फर्स्ट प्लेस पे हो गया है। पहला स्थान है भारत का, ठीक है। 2022 में इंडिया ने चाइना को बीट करते हुए फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है। अभी भारत की आबादी करीबन 146 करोड़ आबादी है और चाइना की आबादी करीबन 140 करोड़ है, तो हमने उनको बीट कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिजर्व अकाउंट बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू। कभी कभी आप देखेंगे कि पार्टनर्स की जो बैलेंस शीट होगी, मैं थोड़ी सी स्पीड तेज़ रखूंगा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए कभी कभी पार्टनर्स की जो बैलेंस शीट होती है उसके अंदर एक तो होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सपोज करो यहाँ लिखा रखा है 80,000 और यहाँ लिखा है 10 लाख और यहाँ लिखा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 80,000। मतलब क्या होगा इसका मैं मोटे तौर पे मतलब बताता हूँ। आपने एक पॉलिसी ले रखी है जिसकी फेस वैल्यू या कहें मेन जो उसकी अश्योरेंस वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है। आपने उसके लिए कुछ प्रीमियम चुका दिया होगा, फॉर एग्जांपल हो सकता है आपने अब तक 2 लाख रुपए चुका दिया हो, और अगर आप सरेंडर करते तो आपको 80,000 रुपये मिलते। अगर आप बीच में पॉलिसी छोड़ देते तो आपको 80,000 रुपये मिलते। तो जितना अमाउंट मिल सकता है उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। एक मेथड होता है जो थर्ड मेथड होता है पॉलिसी का, उसमें सरेंडर वैल्यू के बराबर ही एक रिजर्व क्रिएट कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, ठीक है। इनका क्वेश्चन ये था कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का क्या करते हैं। तो एज लाइक एनी अदर रिजर्व, अगर पार्टनर्स का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, अगर कहीं कोई सा आ रहा है या जा रहा है, तो इस जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को, या कभी कभी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो इस रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लॉजिक कैसे काम करते हैं कि ये जो पॉलिसी रिजर्व है इसका सीआर नेचर होता है, बाय डिफॉल्ट इसका सीआर नेचर होता है। तो हमें एक एंट्री पास करनी पड़ती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। डेथ के समय जितने भी पार्टनर थे, मान लो ए बी सी डी चारों पार्टनर, तो चारों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को क्या करते हैं, तो पहले ऑप्शन में लिखा है मरने वाले के खाते में डाल देते हैं। तो याद रखिएगा, क्योंकि जो पॉलिसी का प्रीमियम होता है ना वो फर्म भरती है, पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो फर्म देती है, इसीलिए जो रिजर्व होगा वो रिजर्व पे भी फर्म मतलब सभी साझेदारों का हक होगा। इसीलिए ये कहना कि केवल मरने वाले को मिलेगा, ये कहना कि बचे हुए लोगों को मिलेगा, दोनों गलत है। हकीकत ये है कि ये सारे के सारे साझेदारों को मिलेगा, ये सारे के सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसका आंसर सी होगा, ठीक है। वेल, नेक्स्ट इज द प्रॉफिट अराइजिंग ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स क्रेडिटेड टू। ये भी पार्टनरशिप से क्वेश्चन था कि अगर एक साझेदार अवकाश लेता है उस समय असेट्स का रिवैल्यूएशन होता है, लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट होता है, तो वो जो लाभ होगा वो किसको मिलेगा। अगेन क्वेश्चन ऐसे बनता है, जाने वाले को मिलेगा, जो रह गए उनको मिलेगा, या सबको मिलेगा। तो इसका आंसर भी यही है कि सबको मिलेगा। तो रिवैल्यूएशन का जो लाभ होता है उसका बंटवारा भी जो पार्टनर मौजूद हैं रिटायरमेंट के समय, वो भी जो जा रहा है और वो भी जो रह गए हैं, उन सब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑप्शन में पहला कहता है अवकाश ग्रहण करने वाले को, गलत। सेकंड कहता है सभी साझेदारों में, ये बिल्कुल सही है, सभी साझेदारों में जाएगा और उनके ओल्ड रेशो में जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सेक्रीफाइस रेशो, गेन रेशो। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन पे होने वाला लाभ या हानि जो भी है वो सभी साझेदारों में जाएगा और उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में जाएगा। बाकी दोनों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, गलत है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड एवरी ईयर टू द सिंकिंग फंड अकाउंट फॉर डिवेंचर्स। वेल,
आप मोटी मोटी बातें समझिए, कोशिश मकसद ये है कि आपको एक तो देखो स्कोप पता लगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के। आप कह सकते हैं सर बहुत आसान आसान लड्डू लड्डू क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। वैसे क्वेश्चन सिंपल लेवल के ही हैं, टीजीटी लेवल है ना। तो अपन बात समझते हैं। डिवेंचर होता है, डिवेंचर का मतलब है कंपनी ने पैसा उठा रखा है, ठीक है। कंपनी डिवेंचर इशू करती है और पैसा उठा लेती है। सपोज करो 50 लाख रुपया। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको पता होना चाहिए कि 8% डिवेंचर 50 लाख रुपए का मतलब क्या होता है कि 50 लाख रुपया कंपनी ने उठा रखा है 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसका मतलब ये होता है। अब क्या है, अब ये है कि कंपनी ने पैसा ले रखा है तो इसका पैसा भी चुकाना भी पड़ेगा। पैसा चुकाना पड़ेगा तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन। रिडम्पशन के वास्ते जो फंड क्रिएट हम करते हैं, मतलब आपके पास 50 लाख रुपए आपको चुकाना है, ये आपका टारगेट है, गोल है, तो आपको 50 लाख रुपए इकट्ठे करने होंगे। आपको एक फंड क्रिएट करना होगा जिसको रिडम्पशन फंड कह सकते हैं या सिंकिंग फंड कह सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सिंकिंग फंड में पैसा कहाँ से आएगा? तो हर साल प्रॉफिट एंड लॉस से आप कुछ राशि सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करोगे। हर साल आप कुछ राशि सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करोगे। इसके नियम समय समय पर बदलते रहते हैं। पहले एक ज़माने में 50% अमाउंट था, फिर 25% अमाउंट हुआ, अभी भी 10% अमाउंट कम से कम आपको, अगर 50 लाख रुपए का रिडम्पशन आप करने जा रहे हो तो 5 लाख रुपए आपको सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। आएगा कहाँ से? P&L से। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी जब अपना P&L बनाती है, इनकम में से खर्चे घटाती है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट में से कुछ राशि वो सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करेगी। तो जो सोर्स है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। बी इसका आंसर होगा। सॉरी। नेक्स्ट इज संचयी आवर्ती वितरण का वह प्रकार जिसमें वर्गांतर ऊपर से नीचे के क्रम में जोड़े जाते हैं वर्गीकृत होती है। सीमांत वितरण, विचरण वितरण, से कम के प्रकार का वितरण या से अधिक से प्रकार का वितरण। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हैं मैंने, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ। सपोज करो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 हैं। इस तरह के ग्रुप हैं और ये इनकी फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 3, 2, ठीक है। अब यहाँ पे CF कैसे बनती है, जिसको अपन बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन संचयी आवर्ती बोलते हैं। ये 5, 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, ये जो बनी इसे CF कहेंगे, ठीक है। एकदम से क्वेश्चन के आंसर पे मत जाइए, पहले आप बुनियादी बातों को समझिए। तो CF ऐसे बनती है। अब मैं अगर आपसे पूछूं लेस देन 20, 20 से कम कौन है? 20 से कम कौन है? तो आप कहेंगे सर 20 से कम तो केवल ये वाला है, तो ये लिख दिए 5 लोग, ठीक है, ये 5 लोग। अच्छा, मैं अगर आपको कहूँ लेस देन 30, लेस देन 30, 30 से कम कौन है? तो कुछ लोग कहेंगे सर ये 8 है। नहीं, ये 8 भी हैं और ये 5 भी हैं, क्योंकि मैंने कहा 30 से कम कौन है। तो ये जो आप नीचे के दोनों फिगर देख रहे हो ये 30 से कम नहीं है, लेकिन ये दोनों फिगर 30 से कम है, तो 30 से कम हो गए 13। अगर मैं कहूँ 40 से कम कौन है, 40 से कम कौन है, तो ये ग्रुप भी लपेटे में आ गया। अब यानी ये 3 लोग भी आपको काउंट करने हैं। अब आपके हो गए 16 लोग। 16 लोग ऐसे हैं जो 40 से कम है। और अगर मैं कहूँ लेस देन 50, 50 से कम कौन है? 50 से कम कौन है? तो ये सारे के सारे लोग 50 से कम है, तो ये 2 लोग और आ गए 18। नाउ ध्यान दीजिए, ये CF को देखो 5 13 16 18, इसको देखो 5 13 16 18। क्या समझ में आया कि जो आप CF क्रिएट करते हैं उससे एक तरह से लेस देन सीरीज क्रिएट हो जाती है। तो मैंने क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। या इसकी लैंग्वेज को देखो, इसमें जैसे वर्गांतर है, ये जो होते हैं ना 10 से 20, 20 से 30, इसको वर्गांतर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल। और अपन इनको कैसे जोड़ रहे हैं? ऊपर से नीचे, यही कर रहे हैं अपन, ऊपर से नीचे चले, ठीक है। तो वर्गांतरों को जब ऊपर से नीचे की क्रम में जोड़ा जाएगा तो CF क्रिएट होगी। वो जो CF क्रिएट होगी उससे जो पैटर्न बनेगा, उससे जो तालिका का निर्माण होगा वो होगी लेस देन सीरीज। लेस देन सीरीज मतलब से कम तालिका। आंकड़ों को व्यक्त करने का एक तरीका ये होता है जिसमें खंड चलते हैं, ब्लॉक चलते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50 खंड चलते हैं। और एक होता है लॉजिकल तरीका। एक लॉजिकल तरीका तो क्या कहें, एक अलग से तरीका होता है। लेस देन 10, 10 से कम वाले आ जाओ। जैसे मैं पूछा लेस देन 10, तो 10 से कम कोई नहीं है। मैंने बोला लेस देन 20, 20 से कम वाले आ जाओ, तो 20 से कम में केवल ये बच्चे उठ के जाएंगे। फिर अगर मैंने कहा कि 30 से कम वाले आ जाओ, तो ये बच्चों के साथ साथ ये भी उठ खड़े होंगे, तो वो जुड़ते चले जाएंगे। तो जुड़ते चले जाएंगे, लेस देन सीरीज क्रिएट हो जाएगी। वेल, इसका आंसर ये था, ठीक है। इसके बाद है अंडर द हायर परचेज मेथड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच पीरियड। हायर परचेज मेथड आप जानते हो,
अपन कोई चीज़ उधार में लाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक बाइक थी जो 80,000 रुपये में उपलब्ध थी, अगर आपके पास कैश होता तो 80,000 रुपये दो और कैश में ले जाओ। लेकिन आपने कहा साहब इतने पैसे कहाँ रखें, तो आपने कहा मैं तो किस्तों में लूँगा, तो आपको 1,00,000 रुपये में मिली, ठीक है। और सपोज़ करो आपने 4 साल की इंस्टॉलमेंट बनवा दी, और ये भी मान लेते हैं कि आपके ऊपर 10% पर एनम इंटरेस्ट लगा। तो आपको पता है पहले साल में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले लिखा जाएगा कि आपका शुरुआती कैश प्राइस कितना है। तो आपका शुरुआती कैश प्राइस है मान लो 80,000 रुपये। एक ऐसी ही बात बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी बात। 80,000 रुपये, सपोज़ करो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो है 25,000 की। 25,000 के अंदर जो इंटरेस्ट पार्ट होगा वो होगा 8,000 रुपये, और आपका जो मूल यानी जिसको प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं वो होगा 17,000 रुपये। कि सर समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई 80,000 रुपये की चीज़ थी, तुमने उस चीज़ को कहा मैं उधार में लूँगा, तो आपके ऊपर वो ब्याज लगाएगा 80,000 रुपये पे। 80,000 रुपये पहले साल का ब्याज बनेगा 8,000 रुपये। तो जो उन्होंने किस्त दी है 25,000 रुपये, उसमें 8,000 रुपये ब्याज है, तो बाकी 17,000 हो गया प्रिंसिपल। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट इन इंस्टॉलमेंट, किस्त में शामिल मूलधन। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब आपका आउटस्टैंडिंग सीपी आएगा एट एंड, कि आपके ऊपर अब कितना बाकी है। तो 80,000 रुपये शुरू में बाकी था, जब क्वेश्चन शुरू हुआ तब बाकी था, और उसमें से तुमने समझो 17 दे दिए कि सर मैंने 25 दे दिए। नहीं, 25 नहीं दिए, 25,000 के अंदर 8,000 ब्याज है, तो आपने 17 दे दिए। तो 80 में से 17 आपने दे दिए, तो अब आपके पास बचे 63,000 रुपये। अगले साल में जो ब्याज लगेगा वो 63,000 रुपये पे लगेगा, जो कि 6300 रुपये होगा। मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आउटस्टैंडिंग सीपी पे की जाती है। जितना रोकड़ी मूल्य, सीपी यानी कैश प्राइस यानी रोकड़ी मूल्य, जितना रोकड़ी मूल्य या नकद मूल्य बाकी चल रहा है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उस पर की जाती है। तो बिल्कुल सही है फर्स्ट ऑप्शन। जितना अमाउंट कैश प्राइस आपने नहीं दिया है उसी पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। बाकी ऑप्शन आप पढ़ लेना, टाइम खराब होगा इसलिए नहीं दे रहा। पीडीएफ मैं इसके नीचे आपको अवेलेबल करा दूंगा, या हमारे ऐप पे पूरी पीडीएफ पूरा वीडियो कंप्लीट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा देख लो अभी, और फर्स्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इक्वेशन असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स फंड इज डिस्प्लेड बाय इनकम स्टेटमेंट, बाय कैश स्टेटमेंट, बाय फाइनेंशियल बैलेंस शीट। सी इसका बहुत ही सरल सा आंसर है। देखो बैलेंस शीट कैसी होती है कि सर ऐसी होती है, बिल्कुल हाँ जी ऐसी होती है। इधर होते हैं एसेट्स और इधर अपन कहते हैं लायबिलिटीज़, पर हकीकत में ये होता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें ऊपर दिखाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ और नीचे आ जाती है एसेट्स। सो मेरा कहने का मतलब होता है इस तरफ क्या होती है, इस साइड आपकी जो बाहरी दायित्व हैं, क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बाहरी दायित्व भी आते हैं, और कैपिटल यानी ओनर्स फंड भी आता है। तो हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं A बराबर L+C, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। तो ये कि ये चीज़ किस से डिपिक्ट होती है, ये कि ये चीज़ कहाँ देखने को मिलती है, तो ये कि ये चीज़ आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलती है। यानी बैलेंस शीट के पीछे जो थ्योरी काम कर रही है ना, वो अकाउंटिंग इक्वेशन थ्योरी या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आर्थिक चिट्ठे के द्वारा आपकी लेखा समीकरण दिखाई देती है, सी इसका आंसर है। वेल नेक्स्ट इज वाइल सर्टिफाइंग कैश सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ रेलेवेंट वाउचर। सपोज करो ये ऑडिट का क्वेश्चन है ना, पहले तो सबसे पहले समझ ये भी होनी चाहिए भाई कहाँ से क्वेश्चन आया है। सपोज करो आप ऑडिटर हो, ठीक है, ऑडिटर ने देखा कि व्यापारी ने लिखा है कि इस साल 10 लाख रुपए की कैश सेल हुई, ठीक है। तो कैश सेल 10 लाख रुपए की रिकॉर्ड्स में लिखी हुई है, तो उसके लिए वो क्या क्या चीज़ें देखेगा। ऑब्वियस ही बात है वो कैश मीमो देखेगा। जब हम कैश सेल करते हैं तो कैश मीमो इशू करते हैं, वो देखेगा, ठीक है। इसके अलावा हम बैंक अकाउंट देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा आया है या नहीं आया है। पर हम क्या नहीं देखेंगे, इसमें लिखा था किसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, तो सेल्स बुक। इसका आंसर है सेल्स बुक को हम कंसीडर नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज सेल्स बुक शोज द क्रेडिट सेल। देखो अगर आप क्रेडिट सेल की वाउचिंग करने जा रहे हो तो आप सेल्स बुक को भी देखोगे, आपके पास जो सेल्स ऑर्डर आए हुए हैं आप उनको भी देखोगे। लेकिन अगर आप कैश सेल्स देखने चले हो, कैश सेल्स की ऑडिट करने चले हो, तो सेल बुक में देखने से क्या फ़ायदा, आप सोचो ना। सेल बुक में तो या इन्वॉइसेस कब इशू किए जाते हैं, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं। तो सेल बुक को देखने से या इन्वॉइसेस को देखने से आपको क्रेडिट सेल के बारे में पता लगेगा। कैश सेल्स के लिए
ये चीज़ बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। आप याद रखिएगा, जब हम कैश सेल करते हैं तो सामने वाले को कैश मीमो देते हैं, चूंकि हम कैश मीमो उसको देते हैं तो हमारे पास डुप्लीकेट रह जाता है, तो कॉपी ऑफ कैश मीमो काम आएगी, सेलर्स ब्रीफ, समरी ऑफ कैशियर, ये सारी चीज़ें काम की है, पर सेल्स बुक इस मैटर में काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन वाला टॉपिक है। डिस्पर्जन में आप जानते हैं रेंज होता है, QD, MD, SD होता है, ग्राफिकल मेथड होते हैं, पर मोस्ट सूटेबल होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। हिंदी में इसको कहते हैं प्रमाप विचलन, और हिंदी में ही इसको कहते हैं मानक विचलन। तो सिंपल सा बी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड डेटा सीरीज इज कॉल्ड। अब यहाँ पे वर्ड है ऑर्डर्ड डेटा सीरीज। जैसे आपको मान लो बहुत सारे समंक दे रखे हैं, मान लीजिए कुछ वेट दे रखे हैं, 50 किलो का इंसान, 40 किलो का, 60 किलो का, 80 किलो का, 70 किलो का, ये इंसान दे रखे हैं। लेकिन अगर आप इसको ऑर्डर में जमाएंगे तो ऐसे जमाएंगे 40, 50, 60, 70, 80। तो ये कहता है अगर इसको अपन कहेंगे ऑर्डर्ड डेटा, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जमा हुआ, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में जमा हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा हो, है ना। आप जानते हैं ना, आरोही श्रेणी छोटे से बड़ा, अवरोही श्रेणी बड़े से छोटा, किसी में भी जमा हुआ हो, अगर आप जमा हुआ है और उसके बाद आप उसका सेंट्रल मूल्य या मध्य में तो मध्य का मूल्य निकालते हो, अगर ये वाला निकाला आपने, यानी सेंट्रली सिचुएटेड वैल्यू निकाली, केंद्र में स्थित मूल्य को आपने निकाला, तो आपने क्या निकाला, मीडियन माध्यिका। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, ये सब चीज़ें होती हैं, सेंट्रल टेंडेंसी में सीखी जाती है। पर जब सीरीज़ को जमाने के बाद बीच की वैल्यू को पिक किया जाता है तो वो होता है मीडियन, माध्यिका भी बोलते हैं और मध्य का भी बोलते हैं, क्योंकि वर्ड होता है मध्य, जो मध्य में स्थित हो, जिसके आगे यानी कहें 50% आइटम छोटे हों, 50% आइटम बड़े हों, दैट इज नोन एज मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट, द एबिलिटी टू कन्वर्ट ह्यूमन डिजायर्स इनटू ह्यूमन नीड इज कॉल्ड। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। मानवीय इच्छा को मानवीय, ये आया हुआ पेपर है ना, 2021 में आया हुआ पेपर है, आइडिया देने के लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन। मानवीय इच्छा को मानवीय आवश्यकता में परिवर्तित करने की योग्यता कहलाती है विज्ञापन, प्रचार, विक्रय कला या विक्रय प्रबंधन। विक्रय कला ये सेल्समैनशिप है, ये बहुत ही सेल्समैन का एक खास गुण होता है कि अगर कोई दुकान पे आया कि साहब फ्रिज दिखाना, तो उसका मतलब मन में इच्छा तो थी, तभी तो चल के बेचारा आया है। अब वो सेल्समैन का काम है फ्रिज की ऐसी ऐसी विशेषताएं बताए कि मतलब आपको लगे यार फ्रिज के बिना दुनिया अधूरी है ना। मतलब वो कहते नहीं कि LIC का जब बंदा आता है, LIC का एजेंट आता है, वो आपको पॉलिसी के इतने फ़ायदे आपको बताता है कि आपको लगता है कि यार जीने से बढ़िया तो मरने में मजा है। मतलब खुशी खुशी इंसान बीमा करा रहा है। मैं सोचता हूँ क्या प्रोडक्ट खरीद रहा है, मतलब खुद के मरने का प्रोडक्ट वो खरीद रहा है। बट एनीवेज अच्छा प्रोडक्ट है, बंदोबस्त है। मैं बात बताने के लिए कर रहा था कि सेल्समैन आपको इस तरह से कन्विंस करता है, इस तरह आपको परस्यू करता है, इस तरह से आपको कहें अपनी लच्छेदार बातों में फंसाता है कि जो आप सोच के आए थे ना, आपको लगता है यार ये मेरी ज़रूरत है, और फिर आप उसकी खरीदी करवा ही देते हो। तो विक्रय कला सेल्समैनशिप होती है। द सैलरी पेड टू रमेश अ क्लर्क एज पर डबल अकाउंटिंग सिस्टम इज। देखा है तो इस क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इसमें बोला ये रियल ट्रांजैक्शन है, पर्सनल ट्रांजैक्शन है, नॉमिनल ट्रांजैक्शन है, या रियल पर्सनल दोनों है। इस क्वेश्चन का एक एस्पेक्ट और हो सकता है, मैं पहले वो बताता हूँ। जब हम सैलरी देते हैं रमेश को तो हमारा कैश जाता है, और हम सैलरी देते हैं, सैलरी को डीआर करते हैं, रमेश को डीआर नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हम सैलरी की वजह से पैसा दे रहे हैं। अब इसमें जो सैलरी अकाउंट है वो नॉमिनल है, नाम मात्र का खाता, और जो कैश है वो है रियल। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि इसमें प्रभावित होने वाले खाते कौन से हैं। तो प्रभावित होने वाले खाते पूछे तो आप बोलना एक तो नाम मात्र का खाता प्रभावित हो रहा है, और एक आप बोलना वास्तविक खाता प्रभावित हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता तो मैं उसके साथ जाता, पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर मैं बोलूँगा कि ये नॉमिनल ट्रांजैक्शन है। कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि पेपर बनाने वाला कहीं कहीं मेहनत नहीं करता है। इसमें वाकई में क्वेश्चन में ऐसा देना चाहिए था कि दोनों पर्सनल खाते प्रभावित होंगे, एक पर्सनल एक रियल प्रभावित होगा, एक नॉमिनल एक है ना रियल प्रभावित होगा। तो इसका सही आंसर यही है कि इसके अंदर एक नॉमिनल और एक रियल खाता प्रभावित होगा। चूंकि ऐसा ऑप्शन नहीं है तो अभी के लिए मैं सी आंसर लगा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, बिल ऑफ लैडिंग इज इशूड। बिल ऑफ लैडिंग क्या है कि आपको माल एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है तो आप उसे शिप के ऊपर शिप पे चढ़ाओगे। तो शिप पे जब आप माल को चढ़ाओगे तो एज अ सबूत
आपको बिल ऑफ लेडिंग इशू किया जाएगा बाय द शिपिंग कंपनी। ओके, रिपीट करता हूँ, जब आपको माल एक्सपोर्ट करना है, आप उस माल को चढ़ाओगे, जहाज़ पे चढ़ाओगे या दूसरी जगह भेजना है तो जहाज़ पे आप माल चढ़ाओगे, वो माल को चढ़वा लेने के बाद आपको एक रसीद देगा। ये एक रसीद का काम भी करती है। इससे उसके और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है कि वो आपके माल को सेफली ट्रांसपोर्ट करके दूसरे किनारे पे ले जाएगा, और ये एक ओनरशिप का सबूत भी होता है। मतलब ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब इस रसीद, ये यूँ समझ लो, ये रसीद जिसके पास है वो माल का मालिक है। तो बाद में अपन क्या होगा, ये रसीद बाय पोस्ट या बाय किसी तरीके से सामने वाले के पास पहुंचा देंगे। जब सामने वाले के पास पहुंच जाएगी तो वो इसको दिखा के माल को प्राप्त कर सकता है। सीन समझ गए? हम माल को लोड कराएंगे, हमें रसीद मिलेगी, रसीद हम बाय पोस्ट या बाय कोरियर सामने वाले के पास भेज देंगे, वो सामने वाला उस रसीद के बेस पे माल छुड़ा सकता है। पर इनका क्वेश्चन ये था कि बिल ऑफ लीडिंग जारी कौन करता है, जहाजी बिल्टी किसके द्वारा इशू की जाती है, तो वो शिपिंग कंपनी के द्वारा इशू की जाती है। एवरी वाउचर मस्ट बी साइंड बाय अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट, मैनेजर, द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, ठीक है। जब हम वाउचर देखते हैं तो वाउचर पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइन, है ना, कि भाई ये ट्रांजैक्शन ऑथोराइज है। केवल एक बिल हो, उस बिल पे अगर साइन नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो वाउचर तब बनता है जब उस पर किसी अधिकारी के, है ना, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के साइन हो, तो वो वाउचर बनता है। ऑडिट के दौरान हम उसी की वाउचिंग करते हैं। वेल, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इंक्रीजिंग द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ सिनेमा हॉल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए एक सिनेमा हॉल है, इसके अंदर पहले 200 सीटें थी बैठने की, और सिनेमा मालिक ने वहाँ पे पास में एक और ब्लॉक बनवा दिया, अब 100 लोग और बैठ सकते हैं। ये जो उसने 100 सीट्स का ब्लॉक बनाया है, इस पर 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सिंपल आंसर है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की परिभाषा क्या होती है? एक ऐसा खर्चा जिससे आपकी असेट्स का निर्माण होता हो, असेट्स की संख्या बढ़ती हो, एक ऐसा खर्चा जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हो, और वैसे इसमें ये पहली बात ये थी कि ऐसा खर्चा जिसको करने से आपकी कैपेसिटी बढ़ती हो। तो अगर ऑब्वियसली बात है, पहले कैपेसिटी बढ़ेगी तो बाद में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब 100 लोग और पिक्चर देख सकते हैं। तो वही पिक्चर 100 लोग, 50 भी सीटें भरी तो 50 लोग और देखेंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। तो वो खर्चा जो आपके लिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू लेके आता है और जिससे एक संपत्ति का निर्माण होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय कहलाता है। वेल, अगला क्वेश्चन है, टेक्निकल स्किल्स आर मोस्ट एसेंशियल फॉर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। इसमें फर्स्ट लाइन मैनेजर है, मिडिल लाइन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, टॉप लेवल मैनेजर है। तो देखिए, जो टेक्निकल स्किल होती है वो ऑब्वियसली बात है फैक्ट्रीज में काम करने के लिए ज़रूरी होती है। तो इसमें इसका ऑप्शन आंसर ए भी हो सकता है और सी भी आंसर हो सकता है। पर फिर भी जनरली जब लेवल ऑफ मैनेजर पढ़े जाते हैं तो फ्रंट लाइन यानी फर्स्ट लेवल, है ना, या जो नीचे वाला बॉटम लेवल होता है, मिडिल होता है और ऊपर होता है टॉप लेवल। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर के अंदर ये शब्द शामिल है। प्रोडक्शन मैनेजर जो होते हैं, ये जो कहें सुपरवाइजर्स होते हैं, फॉरमैन होते हैं, ये सब कोई बहुत बड़े नहीं होते। अगर आप हायरार्की को समझोगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप नोच में आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, ऐसे भारी भारी तोपें बैठती हैं जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करती हैं। फिर मिडिल लेवल पे होते हैं और फिर एक नीचे फ्रंट लाइन होते हैं या ऑपरेशनल लेवल होता है। मैं कह रहा हूँ प्रोडक्शन करने वाले बंदे, सुपरवाइज़र, फॉरमैन यही हुआ करते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट लाइन मैनेजर लगाया है मैंने, ठीक है। अंडर विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रॉयल्टी इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। किस प्रकार के अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क का भुगतान बिक्री के आधार पर किया जाता है? रॉयल्टी में आप समझते हो, आप किसी को कोई अधिकार दोगे और वो बदले में अधिकार शुल्क देगा, ठीक है। मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ करो मैंने एक बुक लिखी और मेरे पास चूँकि छापा खाना नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, तो वो मैंने एक पब्लिकेशन हाउस है, उस पब्लिकेशन हाउस को मैंने उसके कॉपीराइट दे दिए, ठीक है, कॉपीराइट दे दिए। अब क्या होगा, मैंने इनको कहा कि जैसे जैसे आपकी बुक्स बिकती जाए वैसे वैसे
आप मुझे रॉयल्टी देना। सपोज करो मेरा एक बुक पे 20 रुपये तय हुआ, ठीक है। तो अगर मान लो 100 किताबें बिकी तो 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 1000 किताबें बिकी तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1000, और 10,000 कॉपीज़ बिकी तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, उतना हमें मिलेगा। तो इनका क्वेश्चन ये था कि किस में रॉयल्टी आपको मिलती है सेल्स के बेसिस पे। माइनिंग में तो जितना आप निकालते हो उस हिसाब से रॉयल्टी कैलकुलेट होती है। पेटेंट में भी ऐसा नहीं होता। ये जो प्रिंटिंग या पब्लिशिंग राइट्स या कहें कॉपी राइट्स होते हैं ना, कॉपीराइट के मामले में रॉयल्टी जो आपको मिलती है वो आपको बुक सेल्स के हिसाब से मिलती है जनरली, ठीक है। चलिए सी इसका आंसर रहा। नेक्स्ट, फ्रैंको इनवॉइस इंक्लूड्स, अगर आपने माल खरीदा है और फ्रैंको प्राइस दी है, इसका मतलब है माल आपको होम डिलीवर होगा। सपोज़ करो, अपनी कहानी करते हैं कि मुझे सपोज़ करो कोई मशीन मंगानी है, तो मशीन का मूल्य FOB भी हो सकता था, FOR भी हो सकता था, ठीक है, CIF भी हो सकता था, मशीन का मूल्य फ्रैंको भी हो सकता था। तो आप समझो फ्रैंको का मतलब ये है कि मान लो सपोज UK से मशीन आ रही है, तो UK से लेके मशीन हमारा जो वेयर हाउस है, हमारा जो गोदाम है, वहाँ गोडाउन तक आएगी। तो मशीन का मूल्य, रास्ते का भाड़ा, रास्ते का बीमा, माल की लोडिंग, माल की अनलोडिंग, सब उसके अंदर कवर हो गया। यानी आपने फ्रैंको प्राइस दे दी। इट्स लाइक आजकल जैसे चलता है ना होम डिलीवरी वाला, तो उसमें आपने जैसे मान लीजिए किताब मंगाई घर पे, तो आपने किताब के लिए मान लो 250 रुपये दे दिए, अब घर पे बैठे आपको किताब मिलेगी, दैट्स इट। या आपने मीशो से या किसी से अमेज़न से चीज़ मंगाई, तो वो एक तरह का फ्रैंको प्राइस ही है। फ्रैंको इनवॉइस मतलब क्रेता के घर तक माल पहुंचने की लागत, खरीदने वाले के घर तक माल आएगा। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजी यानी रणनीति। रणनीति मतलब क्या, सामने वाला जो आपका दुश्मन है या कहें प्रतिस्पर्धी है, कॉम्पिटिटर है, उसकी रणनीति को समझते हुए अपनी रणनीति बनाना। उसने चीज़ 10 रुपये सस्ता कर दी, अब मैं क्या करूं। उसने 2 और दुकानें खोल दी, अब मैं क्या करूं। उसकी रणनीति को देख के अपनी रणनीति बनाना दिमाग का काम। दिमाग टॉप पे होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का ये काम होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज़, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक व्यक्तिगत खाता है। कैसे समझें इस क्वेश्चन को। एक कंपनी होती है, कंपनी ने 1 लाख अंश इशू किए, अंश 10 रुपये वाला है, कंपनी ने कहा एप्लीकेशन पे 2 रुपये लेंगे, अलॉटमेंट पे 3 रुपये लेंगे और फिर 3 और 2 रुपये लेंगे, ऐसे सपोज कहा। अब आप समझो, जब एप्लीकेशन वगैरह का फेज़ पूरा हो जाएगा तो मैं लोगों को बोलूँगा कि भाई लोगों, 1 लाख अंश आपके पास हैं, 3 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपये लाओ। तो मैं एक एक व्यक्ति को डेबिट करने के बजाय, जब हम किसी को माल बेचते हैं, जैसे एक्स को माल बेचा तो अपन एंट्री करते हैं एक्स टू सेल, तो हम एक तरह से एक्स को कहते हैं एक्स हमने तुझे माल बेचा है उसका पैसा दे। तो कंपनी अकाउंटिंग में हम एक एक व्यक्ति को डेबिट करने के बजाय एक ग्रुप अकाउंट को डेबिट करते हैं कि शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। उसमें हम लोगों से 3 लाख रुपये डिमांड करेंगे कि लाओ, हमारे पास 3 लाख रुपये लाओ। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक सिंबॉलिक अकाउंट है या एक ग्रुप अकाउंट है जो कि शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। मेरे से किसी ने अभी पीछे व्हाट्सएप चैट में पूछा था कि सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है तो ये किस तरह का अकाउंट है या पर्सनल कैसे हो गया। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो होता है वो पर्सन्स को डिनोट करता है, पर्सन्स को दर्शाता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को दर्शाता है। जैसे डेटर अकाउंट है तो डेटर अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि डेटर अकाउंट ग्राहकों के को दिखाता है। ऐसे ही शेयर अलॉटमेंट अकाउंट शेयर होल्डर्स को दिखाता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। तो स्टूडेंट, अगर आप इसी तरह के क्वेश्चनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 2 काम करने होंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है जिसका लोगो इस तरह का दिखाई देता है। सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री, नो कॉस्ट। उसके बाद आप वहाँ पे स्टोर में जाके इस कोर्स को सर्च कीजिएगा, यूपी टीजीटी प्रैक्टिस पेपर 2025। इस कोर्स में आपको 5000 से भी ज़्यादा MCQ मिलेंगे। हमने चैप्टर वाइज MCQ प्रोवाइड करवाए हैं। उसके अलावा आपको उसके अंदर 50 सैम्पल पेपर मिलेंगे। तो पिछले 10 अटैम्प्ट में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जिस तरह का लेवल आया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने 50 सैम्पल पेपर्स डिज़ाइन किए हैं। ये सारे सैम्पल पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, यानी वो क्वेश्चन हिंदी में भी हैं और अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा।
और अगर आप मोबाइल पे देखना चाहें तो मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और अगर आप टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी अगर उसे व्यू करना चाहें तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही नॉमिनल इसकी फ़ीस रखी गई है और आप आराम से इसमें से तैयारी करके आप मान के चलिए कि इन क्वेश्चनों के अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इतनी डिटेल्ड प्रैक्टिस करवाई गई है। तो ज़रूर एक बार प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है सर, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 100 समता अंशों को, जिन पर 4 रुपये की अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया था, जब्त कर लिया। इन अंशों को कंपनी न्यूनतम कितने रुपए की दर से पुनः निर्गमित कर सकती है? तो अपन एक कहानी बना लेते हैं कि एप्लीकेशन के 2 रुपये थे, अलॉटमेंट के 2 रुपये थे, फर्स्ट कॉल के 2 रुपये थे, इन सब पे ब्लू टिक हो गया, मतलब इन सब का पैसा सामने वाले ने दे दिया। लेकिन सेकेंड कॉल के 4 रुपये कोई व्यक्ति नहीं दे पाया तो हमने इसके अंशों को जब्त कर लिया। अब आप समझो, लॉजिकली आप बात समझना, ये 10 रुपये वाला अंश है। अगर बहुत लॉजिकली समझो तो आपको 6 रुपये तो मिल चुके। हाँ सर, सही बात है, 6 रुपये तो आपको मिल गए। तो अब अगले बंदे से आप कम से कम कितने रुपए लोगे? 4 रुपये लोगे। मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। अगर सपोज करो कोई बंदा बोले सर मैं उससे 3 रुपये ले लूँ, तो मैं कहूँ ऐसा तू नहीं कर सकता। कि क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर तू उससे 3 रुपये लेगा, नए बंदे से तू 3 रुपये लेगा, तो इसका मतलब है जो पहले का शेयर होल्डर है, भूतपूर्व शेयर होल्डर है, उससे अपन ने 6 रुपये लिए, और जो नया शेयर होल्डर है उससे अपन ने 3 रुपये लिए। इसका मतलब ऑल टुगेदर अपन ने 9 रुपये लिए, जबकि ऑल टुगेदर कम से कम 10 रुपये तो लेने ही थे। 10 रुपये लेने थे, 9 रुपये लिए, तो ये तो शेयर इशू ऑन डिस्काउंट जैसी सिचुएशन हो गई, जो कि हो नहीं सकता। ठीक है, कंपनी कभी भी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती, ये नियम आ चुका है। तो अब इससे बात कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आपको कम से कम गिरे में गिरे भाव पे देना है तो भी नए पट्टे से आपको 4 रुपये तो लेने ही होंगे। भूतपूर्व शेयर होल्डर से आप 6 रुपये ले चुके हो, अब आपको नए मुर्गे से, जो नया मुर्गा आपका है, उससे कम से कम आपको 4 रुपये तो बेयर मिनिमम लेने होंगे। तो इससे यही पूछा था कि बताओ आपको मिनिमम कितने रुपए में री इशू करना होगा? तो मिनिमम 4 रुपये तो हमें लेने ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद मैनी नॉन एग्जॉस्टिव कैटेगरीज इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल इज रेफर्ड टू एज। मैं आपको एक सीरीज बताता हूँ। देखो, एक सीरीज़ है, मान लीजिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह की सीरीज़ है। अगर मैं आपको पूछूं किसी व्यक्ति के 15 अंक आए तो 15 अंक वाला कहाँ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर यहाँ जाएगा। मैं बोलूँ किसी के साथ 24 आए तो क्या आएगा? तो आप बोलेंगे यहाँ आएगा। 32 वाला कहाँ आएगा? आप कहेंगे 32 वाला यहाँ आएगा। ठीक है, तो और अच्छा कन्फ्यूज़न हो तो बता दूं, कोई बच्चा बोले 20 आए, तो जिसके नंबर के 20 आएंगे तो वो कहाँ जाएगा? तो 20 वाला बंदा 10 से 20 में नहीं जाता, वो 20 से 30 में आता है। ओके, ठीक है, समझ में आ गई एक बात। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे डेटा की समरी कर रहे हो। बहुत सारे बच्चों का डेटा आपने लिया, उनके मार्क्स का डेटा लिया, अब आप उसको टेबल के रूप में, टेबल बन रही है, टेबल के रूप में, एक समरी के रूप में जमा रहे हो। और इसमें हर कोई अलग अलग ग्रुप में जाएगा। ठीक है, जिसके 27 नंबर आएंगे वो इस ग्रुप में जाएगा, जिसके 32 नंबर आएंगे वो इस ग्रुप में जाएगा, जिसके 42 नंबर आएंगे वो इस ग्रुप में जाएगा, ऐसे अलग अलग ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, तो इससे बाद में इनकी काउंटिंग होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1, इसकी फ्रीक्वेंसी 3, ये 2, ये 1, तो ये एक तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो जाएगा। तो आप पूरी इस बात समझोगे तो आपका एक तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवर्ती वितरण तैयार हो जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व ऐसा होता है। ऑर्डिनल डिस्ट्रीब्यूशन में आप यूँ दिखाते हो कि जैसे गुड, एवरेज, पुअर, ये गुणों के आधार पर दिखाते हैं, ऑर्डिनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और काल क्रमिक होता है, 2020 में हमारी सेल इतनी थी, 2021 में हमारी सेल इतनी थी, इस तरह से। ठीक है, तो ये तीनों फिर भी आप कहें ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का होता है। तो ए इसका आंसर है। द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द अनरिकॉर्डेड असेट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक फर्म थी, उस फर्म का समापन हो गया। उस समय एक असेट थी जो रिकॉर्ड में नहीं थी, लेकिन हमें पैसा मिला, तो कैश आया, इसलिए कैश को डीआई करेंगे। और रियलाइजेशन लिखा जाता है, एंट्री होगी कैश टू रियलाइजेशन। तो इसने बोला कि आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे, रियलाइजेशन में। तो फर्म के समापन पे जो पैसा आता है, चाहे रिकॉर्डेड एसेट से पैसा आए, चाहे अनरिकॉर्डेड पैसा आए, पैसा आने पर कैश डीआई होता है और रियलाइजेशन खाता सीआई होता है। तो इस खाते के अंदर ये जाएगा।
ठीक है, चलिए। बाकी इसमें डी ऑप्शन था वो कंफ्यूजिंग था पर गलत है, लिखा है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि जब आप इस एंट्री को पोस्ट करोगे, कैश डी आर हुआ है तो आप इसे डी आई की तरफ पोस्ट करोगे, है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन में इन्होंने सी आर लिख के इसको जानबूझ के गलत कर दिया और फिर सिंपली बी इसका आंसर हो गया विदाउट एनी कन्फ्यूजन। द ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड असेट्स इज इट्स, ठीक है। देखो एक वर्ड होता है बुक वैल्यू, एक होता है ग्रॉस बुक वैल्यू। सपोज करो मैंने एक फर्नीचर खरीदा था, वो 80,000 रुपये का था और आज तक उसको 2 साल हो चुके हैं। मान लेते हैं पहले साल का डेप्रिसिएशन है 8,000 रुपये और दूसरे साल का डेप्रिसिएशन है 8,000 रुपये, तो 8 और 8,000 16,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब इसको अपन बोलेंगे वर्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इसके बाद ये बाहर जाएगा 64,000 रुपये। तो ये जो बाहर वैल्यू दिखती है ना, इसको अपन बोलते हैं बुक वैल्यू, और ये जो अंदर दिखाई दे रही है उसको आप कहेंगे ग्रॉस बुक वैल्यू। तो ग्रॉस बुक वैल्यू इज इक्वल टू द कॉस्ट वैल्यू। ग्रॉस बुक वैल्यू मना उसकी कॉस्ट वैल्यू हो गई, यानी उसकी हिस्टोरिक कॉस्ट। आज भले ही वो फर्नीचर इस तरह का 2 लाख रुपए में मिलता हो, 1.5 लाख में मिलता हो, 50,000 में मिलता हो, लेकिन बेसिकली ऐतिहासिक रूप से उसकी जो लागत है वो 80,000 रुपये है। तो ग्रॉस बुक वैल्यू ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिक कॉस्ट। बाकी अगर अपन कहें पुस्तक मूल्य, तो पुस्तक मूल्य मूल्यह्रास घटाने के बाद जो मूल्य आता है उसे पुस्तक मूल्य बोलते हैं, ठीक है। चलिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज, ये भी अच्छा क्वेश्चन था भाई। प्रदूषण तो हो रहा है तो उसका मेन जिम्मेदार कौन है? इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, केमिकल्स का प्रयोग एग्रीकल्चर में करते हैं, खेती में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं उसके लिए भी है, माइनिंग भी है, लेकिन मोस्ट कौन है? तो मोस्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि आप सिंपल समझो, अगर फैक्ट्री होगी तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा, उससे हीट भी जनरेट होगा, धुआं भी जनरेट होगा, नॉइज़ भी जनरेट होगा, इतना सब कुछ ये करेगा। फिर उससे निकला हुआ गंदा पानी वो नदी तालाबों में मिल जाता है जाके, तो बहुत तरह का प्रदूषण होता है उद्योगों से। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का पर्यावरण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमर्स पॉइंट नाम से ही है, और हमारा एक ऐप है वो भी कॉमर्स पॉइंट नाम से है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री में मिलेगा और बहुत सारा कंटेंट बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में मिलेगा। हमने यूपी टीजीटी के लिए भी एक क्वेश्चन बैंक निकाल रखा है, वो भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा। किसी भी तरह की दिक्कत आने पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम जनरल टू लेजर इज कॉल्ड। वेल, हमको पता है हम जनरल बनाते हैं और जनरल से जब हम चीज़ों को लेजर में ले जाते हैं, जैसे सपोज करो एक एंट्री हुई राम DR टू कैश, तो बाद में हम एक राम का अकाउंट बनाते हैं, उसमें जाके लिखते हैं टू कैश, और एक कैश का अकाउंट बनाते हैं, उसमें जाके हम लिखते हैं बाय राम। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब आप जब जनरल एंट्री से लेजर में जाते हो तो वो जो चीज़ होती है उसे कहते हैं पोस्टिंग, हिंदी में उसे कहते हैं खतौनी। खाते में लिखना, 3 शब्द होते हैं, एक होता है खाता बही यानी लेजर, खाता बही में खाता बनता है, खाते में जो लिखते हैं उसे खतौनी या पोस्टिंग कहते हैं। इसका आंसर डी रहने वाला है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन सेम। लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही सिंपल है, अगर प्राइजेस ऊपर जाएंगे तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी। सपोज करो किसी ने चाय की कीमत 10 रुपये रख रखी है, तो हमने देखा कि वो 500 कप रोज़ के सेल कर देता था, लेकिन उसे लालच आया या किसी वजह से उसने चाय का प्राइस 20 रुपये रख दिया, तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली चाय की डिमांड कम हो जाएगी। या तो लोग कॉफ़ी की तरफ स्विच हो जाएंगे, या पड़ोसी दुकानदार की तरफ स्विच हो जाएंगे, या महंगी चाय देख के पीना ही बंद कर देंगे। तो हमने क्या देखा, प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें धनात्मक संबंध नहीं है, इसके बीच में ऋणात्मक संबंध है। तो ऑप्शन देखें, फर्स्ट में लिखता है सीधा संबंध होता है, सेकंड में लिखता है सदैव विपरीत संबंध होता है। तो सदैव शब्द तो नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है, जनरली यही होता है कि कीमत के बीच में और मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, उस पर भी अपन फिर कभी बात करेंगे।
ठीक है। वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, इसमें से एडवर्टाइजिंग की क्या विशेषता नहीं है? ये एक भुगतान परक गतिविधि है, निश्चित प्रायोजक होता है, दृश्यमान अथवा मौखिक होता है, व्यक्तिगत होता है। तो इसका आंसर डी है, ये इसकी विशेषता नहीं है। एक्चुअली देखिए, अगर मैं विज्ञापन, सपोज करो मैं मेरा ही विज्ञापन करता हूँ, तो मुझे उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, हाँ, यानी पहली बात है हाँ। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, विज्ञापन के पीछे हमेशा एक स्पॉन्सर होता है जो चाहता है कि उसका प्रोडक्ट बिके, उसकी सर्विस बिके, उसका आइडिया बिके। तो विज्ञापन के पीछे हमेशा एक स्पॉन्सर होता है जो फंडिंग करता है, जो विज्ञापन कराना चाहता है। और विज्ञापन आपको दिखाई दे सकता है, सुनाई दे सकता है, यानी वो टीवी पे, अखबार में बहुत तरीके से हो सकता है, तो वो विजिबल या वर्बल हो सकता है। लेकिन विज्ञापन कभी भी पर्सनल नहीं होता है। जहाँ पर्सनल सेलिंग होती है, जहाँ ऑलमोस्ट अपन 1 to 1 कस्टमर से बात करते हैं, यानी उसमें सेल्समैन को पता होता है कि वो किसको पटाने की कोशिश कर रहा है, किसको समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विज्ञापन एक लार्ज ऑडियंस को टारगेट किया जाता है। अगर आप सोचो, बाज़ार में एक होर्डिंग लगा हुआ है, तो वो होर्डिंग किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो होर्डिंग आम जनता के लिए है। आम जनता में कोई भी पट जाए, कोई भी हमारा मतलब पट जाए, मतलब इन द सेंस कोई भी हमारे प्रोडक्ट को लेके अवेयर हो जाए, डिमांड आ जाए, तो हम उसमें किसी पर्टिकुलर कहीं इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करते, उसमें हम पूरे बाज़ार को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो विज्ञापन कभी भी व्यक्तिगत नहीं होता है, तो डी इसका आंसर है। नेक्स्ट इज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो ये जो आपका है कि A बराबर L+C, ये इक्वेशन निकल के आती है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से, द्विपहलू अवधारणा से। हम जानते हैं कि हर सौदे में कम से कम, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर हर सौदे में कम से कम दो खाते प्रभावित होते हैं। एक खाते का डेबिट पक्ष प्रभावित होता है तो दूसरे खाते का क्रेडिट पक्ष प्रभावित होता है, और इसी से आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, इसी से आपकी बैलेंस शीट बनती है। तो ये अवधारणा अकाउंटिंग इक्वेशन का और बैलेंस शीट का आधार है। इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा मैच होती है, इसीलिए बैलेंस शीट हमेशा मैच होती है। दो खाते डेबिट हो सकते हैं, पर खाली डेबिट नहीं होंगे, एक खाता फिर क्रेडिट भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज अ कंपनी स्पेंड 20,000 रुपी ऑन पेंटिंग ऑफ इट्स बिल्डिंग, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड। देखिए, अगर आपने भवन के रंगाई पे खर्च किया है, भवन की पुताई पे खर्च किया है, तो इससे आपकी असेट मेंटेन रहती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि असेट्स को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे होते हैं वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। इससे आपकी नई असेट्स का निर्माण नहीं होता है, असेट्स की संख्या नहीं बढ़ती है, पर आपकी असेट्स बनी रहती है। तो असेट्स को बनाए रखने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय होता है, ए कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम जानते हैं नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, ये सब होता है। लेकिन जो प्राइमरी सबसे पहला काम है तो बड़ा आसान है, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, सबसे पहले नियोजन किया जाता है, बाकी सारी बातें बात की है। तो ये प्राइमरी फंक्शन है। मिनिमम रेंट इज़ ऑल्सो नोन बाय दिस नेम। तो जब हम रॉयल्टी अग्रीमेंट्स करते हैं, लीज एग्रीमेंट करते हैं, बेसिकली लीज एग्रीमेंट करते हैं, तो एक लेसर होता है, एक लेसी होता है, और लेसर कहता है कि मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ लीज पे, पर मैं कुछ भी हो जाए 40,000 रुपये पर महीना तो लूँगा ही लूँगा, बाकी आउटपुट पे या सेल पे डिपेंड करेगा, पर मैं मिनिमम 40,000 तो लूँगा ही लूँगा। तो इस मिनिमम रेंट को डेड रेंट भी कहते हैं, फिक्स्ड रेंट भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट भी कहते हैं। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। व्हाट इज़ द परचेज बुक यूज टू रिकॉर्ड। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बंदा जल्दीबाजी कर जाता है। जैसे उसने पहला पढ़ा ऑल परचेज ऑफ गुड्स, माल के समस्त क्रयों को, तो उसको लगेगा हाँ ये सही तो है, परचेज बुक में परचेज ही तो जाएगी। लेकिन आप याद रखिएगा कि परचेज बुक में सभी तरह की परचेज नहीं जाती। देखिए, आप हो सकता है गुड्स खरीदते हो कैश पे, हो सकता है आप गुड्स खरीदते हो उधार पे, हो सकता है आप असेट्स खरीदते हो कैश पे, और हो सकता है आप असेट्स खरीदते हो उधार पे। ये 4 खरीदी हो सकती है। लेकिन जब अपन माल को कैश में खरीदते हैं तो वो कैश बुक में जाएगा, जब आप
असेट्स को कैश में खरीदते हैं तो वो कैश बुक में जाएगा। जब आप संपत्ति को उधार पे खरीदते हैं तो वो जनरल प्रॉपर में जाएगा। केवल जब आप माल को उधार खरीदते हैं तो वो जनरल प्रॉपर तो वो आपका परचेज बुक में जाएगा। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि जब आप माल की उधार क्रय करते हो तो ये दो वर्ड होने चाहिए, माल होना चाहिए, उधार क्रय होना चाहिए। तो ये इसका सी आंसर सही है। ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ये आपके परचेज बुक में जाएगा। सिंपल पर ध्यान से करने जैसा क्वेश्चन है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अ वर्क, टेक्नोलॉजी, ऑब्जेक्टिव या पॉलिसी। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था पर डिसीजन मेकिंग, मैंने जब थोड़ा इसको देखा, सर्च किया तो मैंने पाया कि डिसीजन मेकिंग भाई निर्णय लेना होता है। निर्णय लेना सिंपल होता है, मतलब सिंपल इन द सेंस कि हमारे सामने कई बार कई मौक़ों पे अलग अलग विकल्प आ जाते हैं, कई ऑप्शंस आ जाते हैं। उन ऑप्शन में से बेस्ट एंड बेस्ट को चूज़ करना, बिल्कुल जो हमारे लिए सही है, सटीक रहेगा, जो हमारा दिमाग कहता है उसको सेलेक्ट करना डिसीजन मेकिंग होता है। लेकिन डिसीजन मेकिंग क्या है? काम है? नहीं। डिसीजन मेकिंग टेक्नोलॉजी है? नहीं। डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव है? नहीं। डिसीजन मेकिंग एक पॉलिसी ड्रिवन काम है, मतलब हमारी एक पॉलिसी होती है, ठीक है। जब हम संस्था शुरू करते हैं या कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा एक कहें हमें एक ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना होता है, एक उद्देश्य तक पहुंचना होता है, और हमारी कुछ नीतियां होती है जिनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ जनरली नहीं करते हैं। तो हम जब डिसीजन मेकिंग करते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो उन पॉलिसीज से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरी पॉलिसी है कि भाई मैं सस्ते कोर्सेज बनाऊंगा, ये डेफिनेट सी बात है कि मेरा ये पॉलिसी है, मतलब मेरा उद्देश्य है कि भाई मान लीजिए, ये मैं आपको समझाने के लिए कहें, अट्रैक्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि मेरा मकसद है कि बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस पे कॉमर्स की एजुकेशन को मैं दूर दूर तक पहुँचाऊँ। मान लो ये मेरा उद्देश्य है। इसके लिए मेरी कुछ नीतियाँ हैं। नीतियाँ ये कि अफोर्डेबल प्राइसिंग रखूँगा। तो मेरे पास बहुत तरह के जब ऑप्शंस आते हैं तो मैं उन ऑप्शंस में से निर्णय लेते समय मेरी उस पॉलिसी को दिमाग में रखूँगा। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। एक बार इसमें लाइन पढ़ देता हूँ। डिसीजन मेकिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। पहली बात तो डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है, यानी एक काम नहीं है, कामों की श्रृंखला है। इसमें बहुत आपको कॉन्टिन्यूअस सोचना पड़ता है। तो डिसीजन मेकिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्थाओं में जिसका पालन किया जाता है, टू चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अमंग द ऑल्टरनेटिव्स। इट इज़ ऑफ्टन गाइडेड बाय पॉलिसीज। अक्सर मतलब ये कहाँ से आते हैं डिसीजंस? आपके कहाँ से आते हैं? पॉलिसीज से आते हैं। विच प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग कंसिस्टेंट एंड रेशनल डिसीजन। आप सतत एक ही तरह के और रेशनल मतलब विवेक भरे, समझदारी भरे निर्णय ले सको, ये अक्सर पॉलिसी से ड्रिवन होता है। तो इनमें से मुझे ये ऑप्शन ज़्यादा सही लगा। वेल, कैश ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय अ नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज़। देखिए, ऐसी संस्थाएं जो नॉन ट्रेडिंग हैं, जो वस्तुओं का व्यापार वगैरह नहीं करती हैं, और अगर उनके कैश ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। रिसिप्ट में उनके पास जितना पैसा आता है वहाँ दिखाते हैं, और जितना पैसा उनका एक सेशन में जाता है उसे वो पेमेंट साइड में दिखाते हैं। तो जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं या जो गैर लाभ संस्थाएं होती हैं, जैसे NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो अपने कैश ट्रांजैक्शंस के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया करती हैं। ए इसका आंसर है। वेल, अनअर्न्ड इनकम इज कंसीडर्ड। वेल, अगर आपने इनकम कमाई नहीं है और आपको मिल गई है तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। सपोज करो मुझे कोई काम करना है, मान लो मुझे कोई प्रॉपर्टी है वो बिकवानी है, ठीक है, प्रॉपर्टी मुझे सेल करवानी है, मैं एक ब्रोकर हूँ, और मुझे मान लीजिए 5,000 रुपये या 50,000 रुपये एडवांस मिल गए। तो 50,000 रुपये एडवांस मिल गए तो ये आपकी इनकम नहीं हो जाती। अब आपको वो काम करना है तो वो आपकी लायबिलिटी हो जाती है। सपोज़ करो मैंने कोचिंग में आप नहीं कराता, लेकिन मान लो मुझे 6 महीने का एक कोर्स पूरा कराना है और मैंने पहले ही महीने में सारे पैसे बच्चे से एडवांस फीस ले ली, एज अ ट्यूशन फीस ले ली। तो अब वो काम पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, नहीं पूरा करना चाहता तो मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा। तो एडवांस इनकम इज़ ऑलवेज अ लायबिलिटी, इज़ ऑलवेज अ दायित्व। इसको अपन अनार्जित आय या अनुपार्जित आय कहते हैं। एडवांस इनकम भी कहा जाता है इसको ना, ठीक है। चलो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज, तो हम ये जानते हैं कि MOA जो होता है वो कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उसी में कंपनी का स्कोप लिखा होता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव लिखा होता है कि कंपनी क्यों बनाई गई है, ये क्या करेगी, इसके रूल्स क्या होंगे, मेन कंपनी के और बाहरी दुनिया के बीच में क्या संबंध होते हैं।
तो जो MOA होता है वो इंटरनल रूल होते हैं? नहीं, इंटरनल रूल के लिए तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आंतरिक अंतर्नियम या अंतर्नियम होते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए गाइडलाइंस होती है, ऐसा भी नहीं है। ये कंपनी और BOD के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा भी नहीं है। ये चार्टर ऑफ द कंपनी है, यस। जो पार्षद सीमा नियम है वो कंपनी का चार्टर है, मतलब सबसे मेन डॉक्यूमेंट है। अगर जरे से पढ़ें, फॉर अ कंपनी द MOA इज कॉल्ड द चार्टर बिकॉज इट सेट्स द पर्पस, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। हमारा उद्देश्य क्या है और हम किस दायरे में रह के काम करेंगे। इट एक्ट्स लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट प्लस रूल बुक फॉर द कंपनी, ठीक है। तो ये MOA कंपनी का चार्टर माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ कंपनी। अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा ला सकती है, हाँ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा ला सकती है, हाँ। डिवेंचर से पैसा ला सकती है, हाँ। फिक्स एसेट से पैसा ला सकती है, ऐसा लग सकता है लेकिन ये नहीं है। ये संपत्ति पैसे को यूज़ करने का तरीका है। देखो, अगर आप एक कंपनी हो, ठीक है, तो पहले आप पैसा कहाँ से लाओगे? तो पैसा आप इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से या डिवेंचर से लाओगे और फिर वो पैसा आप यूटिलाइज करोगे। तो कभी वैसे अपन इस साइड को बोलते हैं लायबिलिटी साइड, इस साइड को अपन बोलते हैं असेट साइड। पर अगर एक कभी आप फंड फ्लो एनालिसिस पढ़ेंगे तो लायबिलिटी साइड एक तरह से आपकी होती है सोर्स, कि कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो ये आपका सोर्स होता है। और उस पैसे को आप कहाँ लगाएंगे वो होता है एप्लीकेशन, उस कोष का प्रयोग। तो यानी फिक्स्ड एसेट जो है ये इनमें से अलग है, ये कोष का या पैसे का उपयोग है। एक होता है स्रोत, आएगा कहाँ से। खर्च करना हमेशा आसान होता है, ठीक है, लेकिन आएगा कहाँ से ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तीनों सोर्सेज हैं, इसका आंसर सी रहेगा। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गिवन इन रिटन फॉर्म। वेल, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो बहुत ही फॉर्मल बिहेव करती है तो जो भी अधिकार, दायित्व, कार्य वो संस्था के कर्मचारियों को देगी वो एक रिटर्न फॉर्म में देगी, तो एक वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी। जैसे मैं अभी गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ तो वो आप मान के चलिए एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। मेरी ज्वाइनिंग हुई तो उसका एक कागज़ है, मुझे किसी कमेटी में रखा जाता है उसका एक कागज़ होता है, कोई भी काम होता है उसका एक बाकायदा ऑर्डर होता है। तो राइट्स, लायबिलिटीज़, ड्यूटीज़ ये सब रिटर्न में दिए जाते हैं। ऐसी संस्था को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और बाकी किसी को वैसे ही दे दिया जाए, ओ भाई ये काम कर दियो शाम तक, ओरल कहा जाए, कोई राइटिंग में नहीं कहा जाए, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जहाँ सब कुछ राइटिंग में हो वो औपचारिक संगठन होता है। अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम वेयर रूल्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियरली डिफाइंड इन रिटर्न फॉर्म। क्लियरली डिफाइन होते हैं राइटिंग में, ठीक है। वाउचर मीन्स कैश रिसिप्ट, इनवॉइसेस, काउंटर फॉइल, ऑल दीज, ये सब वाउचर होते हैं। वाउचर क्या होते हैं? जो किसी सौदे का सबूत होता है। जैसे अगर सपोज करो कि आपने अपनी कैश बुक में लिख रखा है सेल्स 35,000 रुपये, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 35,000 रुपये सेल से आया। तो 35,000 रुपये सेल से आया, इसका क्या सबूत है? तो कोई ना कोई कैश मीमो होगा जो हमने कस्टमर को दिया होगा, उसकी डुप्लीकेट कॉपी हमारे पास होगी। अगर हम रवि के अकाउंट में जाके लिखते हैं टू सेल्स 40,000, यानी इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं कि रवि को हमने 40,000 का माल बेचा, तो ज़रूर कोई ना कोई इनवॉइस होगा, कोई ना कोई इनवॉइस होगा जो इसकी हमारे पास डुप्लीकेट कॉपी होगी जो हमने रवि को इशू किया होगा जब हमने माल बेचा होगा। यानी हर सौदे का एक सबूत होता है। काउंटर फॉइल, जैसे आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, आपने एंट्री कर रखी है बैंक टू कैश और आप ये कह रहे हो कि 15,000 बैंक में जमा कराए। अगर वाकई में जमा कराए हैं तो जो डिपॉजिट स्लिप होती है उसका एक हिस्सा आपने बैंक काउंटर पे दिया होगा और उसका आधा हिस्सा सील लगा हुआ हमारे पास होगा, जिसको काउंटर फॉइल बोलते हैं। तो ये वाउचर मतलब होते हैं एक तरह से प्रूफ, ट्रांजैक्शंस के प्रूफ, और ये सारे इसके प्रूफ हैं। अ वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट सर्व्स एज अ प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ट्रायल बैलेंस चेक्स, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, क्या मकसद होता है? हमारी जो हमने लेजर पोस्टिंग की है वो लेजर पोस्टिंग हमने गणितीय रूप से शुद्ध की है या नहीं, उसमें कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं है, उसकी जांच करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, पहले जनरल होती है या सब्सिडरी बुक्स होती है, उसके बाद
लेजर पोस्टिंग होती है। लेजर पोस्टिंग के बाद ज़रूरी नहीं है पर फिर भी एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। वो ये चेक करता है कि हमारी लेजर मैथमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट वगैरह की तरफ चले जाते हैं, पर ये बेसिकली हमारी गणितीय शुद्धता की जांच करता है। आप इसमें जब सारे ऑप्शन देखेंगे तो आप पाएंगे यस सी सही है कि लेजर इसको काम को करता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ कंज्यूमर इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ गुड्स एक्स बाय गिविंग अप सम यूनिट्स ऑफ गुड्स ऑफ वाई। अब आप देखो पहले हो क्या रहा है, आप एक्स का उपभोग बढ़ाना चाहते हो और इसके लिए वाई का उपभोग कम करना चाहते हो। एक ऐसे एग्जांपल बताऊं, सपोज करो आप वैसे महीने में 4 पिज़्ज़ा खाते हो और मान लीजिए 8 बर्गर खाते हो। आपने अपना मंथली शेड्यूल बना रखा है कि आप 4 पिज़्ज़ा खाते हो और 8 बर्गर खाते हो। इस महीने आपने सोचा कि मैं 5 पिज़्ज़ा खाऊंगा और ये कि इस महीने में 6 बर्गर खाऊंगा, ठीक है। और आपको लगता है कि मेरे को उतनी ही संतुष्टि मिलेगी, जितनी खुशी मुझे अभी मिल रही है उतनी ही खुशी मुझे बाद में भी मिलेगी। तो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, है ना। जैसे अगर आप मैच देखते हो तो मैचों में आपको पता है सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो वो बाहर चला जाता है, उसकी जगह कोई आ जाता है। एक प्लेयर बाहर चला जाता है, कोई आ जाता है। तो अब हमारे सीन में क्या हुआ है, हमारे सीन में एक्स प्रोडक्ट आया है, एक्स गुड्स आया है, जिसको मैंने पिज़्ज़ा नाम दिया है, वो आया है। तो जो आएगा उसे नीचे लिखा जाता है और जो गया है प्लेयर इंजर्ड हो गया वो है बर्गर। पहले 8 थे अब 6 हैं। तो वाई वस्तु में जो परिवर्तन हुआ है, वाई वस्तु में जो परिवर्तन हुआ है और डिवाइड करेंगे एक्स वस्तु में जो परिवर्तन हुआ है, इससे आपका MRS आएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आएगी। जैसे इस मामले में आपने 2 बर्गर और नीचे की तरफ है 1 पिज़्ज़ा, तो 2:1 यानी 2 निकल के आई है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये इन्होंने पूछी थी। तो मैं बताता हूँ इसका ट्रिक ये है, आपको याद ये करना है कि जो वस्तु आप छोड़ रहे हो, जो वस्तु आप त्याग रहे हो, उसे आपको लिखना है ऊपर, और जो वस्तु आप पा रहे हो उसे लिखना है आपको नीचे, ठीक है। तो इसका आंसर डी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल रिटेलिंग। डिपार्टमेंटल स्टोर हमने देखे हैं, उसमें बड़े लेवल पे रिटेल माल बेचा जाता है। सुपरमार्केट भी हमने देखे हैं। चेन्ड शॉप्स जैसे बाटा वगैरह की होती हैं, चेन्स होती हैं, वो भी हमने देखा है। लेकिन जो जनरल किराने की दुकानें होती हैं, जो आपके नियर बाय आपके पड़ोस में ही दुकानें होती हैं, तो जो ग्रोसरी स्टोर हैं, जो किराना भंडार हैं, ये बड़े लेवल पे रिटेल बिजनेस नहीं करते हैं। बाकी ये जो होते हैं, जो मॉल होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, या एक ही बड़े ब्रांड की चेन ऑफ शॉप्स होती हैं, वो एक तरह से लार्ज स्केल रिटेलिंग है। किराना भंडार इसका आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ऑफिस फंक्शन। ऑफिस क्या नहीं करता? लेटर्स प्राप्त करता है, हाँ। इन्फॉर्मेशन देता है, हाँ। कैंसिलेशन एंड एंडोर्समेंट करता है, हाँ। डिसीजन मेकिंग ये काम नहीं करता। डिसीजन लेना जो है ये एक तरह का मैनेजमेंट फंक्शन है। डिसीजन लेना मैनेजमेंट फंक्शन है। बाकी एक आप समझ लो, एक सिंपल ऑफिस क्या करता है, ऑफिस में पत्र आते हैं, सूचनाएं ली जाती हैं, सूचनाएं दी जाती हैं, पेमेंट करने के बाद उस वाउचर को कैंसिल कर दिया जाता है, पेड एंड कैंसिल्ड करके। और कोई बंदे को मान लो छुट्टी मिली है, छुट्टी लेना चाहता है, तो बॉस उसके ऊपर साइन करेगा, साइन करके वो दूसरे डिपार्टमेंट को भेज देगा कि भाई पता लग जाए उनको भी ये बंदा छुट्टी जा रहा है। कहने का मतलब है कैंसिलेशन एंड एंडोर्समेंट ये काम भी ऑफिस का है, लेकिन डिसीजन लेना ये एक मैनेजमेंट फंक्शन है। द डिपेंडेंट ब्रांच कैन, आश्रित शाखा कर सकती है। तो आपको पता है ब्रांच वाली अकाउंटिंग में एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, एक होती है डिपेंडेंट ब्रांचेस। देखिए, जो ब्रांच अपने सौदों को अच्छे से रिकॉर्ड कर सकती है और अपना खुद का ट्रायल बैलेंस बना सकती है, तो वो तो होती है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। जो खुद के अकाउंट्स मेंटेन करना जानती है वो होती है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। और जो ब्रांच आपको सारी सूचनाएं हेड ऑफिस को दे देती है, वो खुद एक ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाती, सारी सूचनाएं हेड ऑफिस को दे देती है, वो डिपेंडेंट ब्रांच होती है। लेकिन डिपेंडेंट ब्रांच को भी अधिकार होता है कि वो नकद माल भी बेच सकती है, वो उधार माल भी बेच सकती है ना। तो वो दोनों तरह का माल
बेच सकती है, फिर वो जो भी करेगी ना वो सारी सूचना वो हेड ऑफिस को भेज देगी। तो सी इसका आंसर है, दोनों तरह का सेल हो सकता है। रीअरेंज मैस्लो सीक्वेंस ऑफ नीड्स इन अ लॉजिकल मैनर। अब्राहम मैस्लो ने जो नीड थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने कहा था सबसे पहले इंसान की फिजिकल नीड्स यानी उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान टाइप ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। उसके बाद ये पांचों मैंने पढ़ ली है। उसके बाद उसकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं होनी चाहिए, मतलब उसका इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, जॉब सेफ्टी हो गया, वो होना चाहिए। थर्ड नंबर पे है उसकी सामाजिक आवश्यकताएं होनी चाहिए, उसको प्यार की ज़रूरत होती है, फ्रेंडशिप की ज़रूरत होती है, बिलोंगिंगनेस होता है, मतलब लोग उसे अपना समझें, ये ज़रूरत होती है। उसके बाद उसकी थोड़ी सी आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकताएं या अहंकार संबंधी आवश्यकताएं होती है कि लोग उसे सलाम करें, लोग उसे मान्यता दें, उसकी इज्जत करें। तो वो उसकी आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम नीड्स होती हैं। और लास्ट में वो चाहता है कि वो अपने चरम पे पहुँचे, इन द सेंस जो वो कर सकता है वो कर पाए, यानी ये ग्रोथ की आवश्यकता होती है। तो इंसान जब शुरू शुरू में आता है तो नौकरी करता है तो बस उसका मकसद ये होता है कि बस रोटी कपड़ा मकान निकल जाए, उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। फिर उसके बाद बाकी सब आवश्यकताएं एक एक करके इसी क्रम में आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, ABDCE, आपको ये ए ऑप्शन में मिलेगा, ए इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड। बहुत ही अच्छा और आसान सा क्वेश्चन कि जो व्यापार की पुस्तकें होती है और व्यापार में जो अभिलेख होते हैं उनकी सिस्टमेटिक जांच क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है ऑडिट, है ना। एक होता है अकाउंट्स, अकाउंट्स में चीज़ों को लिखा जाता है, दर्ज किया जाता है। ऑडिट उसकी जांच होती है कि जो आपने लिखा है वो सही है या नहीं है, तो अंकेक्षण, है ना, ठीक है। तो बाकी ये जो वर्ड आया वाउचिंग, ये वाउचिंग वेरिफिकेशन, ये सब ऑडिट के करने के तरीके हैं, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं। तो मेन जो जांच होती है सिस्टमेटिक जांच, दैट इज़ नोन एज ऑडिट। वेल, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर एंड क्लासीफाइंग दैम इनटू अकाउंट्स इज कॉल्ड। कहता है जब हम एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन करते हैं और खातों में वर्गीकृत करते हैं तो इसे कहते हैं। तो लग सकता है कि इसका आंसर अकाउंटिंग है, पर जिस तरह की परिभाषा है वो उसके हिसाब से पुस्त पालन है। मतलब जब हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करते हैं और उनको अलग अलग खातों में क्लासीफाई करते हैं तो यहाँ तक की जो चीज़ होती है उसे बुक कीपिंग कहते हैं। अकाउंट्स जो होता है वो बड़ी चीज़ होती है। अकाउंट्स में बुक कीपिंग तो है ही है, उसके बाद उनसे सूचनाएं निकालना, यूज़र्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, वो सब आगे के जो काम है वो अकाउंट्स में आ जाते हैं। तो जितनी परिभाषा उन्होंने दी है दैट इज़ नोन एज बुक कीपिंग। बुक यानी पुस्तक, कीप यानी उसको रखना, यानी उसको उसमें दर्ज करना। ऑब्वियस सी बात है आप अंट शंट तो लिखोगे नहीं, सिस्टमेटिक ही लिखोगे, पर यानी यूँ समझो जनरल एंट्री करना और उसके बाद खातों में उनको पहुँचाना, यहाँ तक का काम बुक कीपिंग होता है। वेल, अगला है ड्राइंग अकाउंट इज़ अ। तो ड्राइंग अकाउंट स्वामी से संबंधित होता है। ड्राइंग कौन करता है? व्यापार का स्वामी। व्यापार का स्वामी कौन है? एक पर्सन। तो जो ड्राइंग अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। रेंट वगैरह, सैलरी वगैरह, ये आपके खर्चे और इनकम वाले अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और ये जो आपका बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये आपके रियल अकाउंट होते हैं। फिक्टिशियस अकाउंट जो आपकी मतलब फिक्टिशियस अकाउंट वैसे कोई टाइप नहीं है, पर अगर आपको किसी कोई लॉस हुआ है, जैसे आपने डिवेंचर इशू किए और डिवेंचर इशू किया, उस पर आपको लॉस हुआ, तो वो जो लॉस है जब तक राइट ऑफ नहीं हो जाता तब तक उसको फिक्टिशियस असेट्स अकाउंट कहते हैं। तो ये तो टाइप ही नहीं है। खैर, इसका आंसर बड़ा सिंपल था, ड्राइंग अकाउंट एक तरह का पर्सनल अकाउंट है। वेल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज क्रेडिट। बहुत ही अच्छा, सरल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। सपोज करो एक फर्म में राकेश ने 4 लाख रुपए कैपिटल लगाई। एक फर्म है जिसमें 2 पार्टनर है, राकेश और अजय, और इसने 4 लाख रुपए और इसने 6 लाख रुपए फर्म में लगाए। सपोज करो इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ कि 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा। सोचो अगर हम और किसी को इंटरेस्ट देते हैं, किसी बाहरी व्यक्ति को इंटरेस्ट देते हैं, तो हमारा कैश जाता है और हम लिखते हैं इंटरेस्ट। लेकिन इसमें चेंज ये है कि आप पूरा लिखोगे कि इंटरेस्ट आप किस पे दे रहे हो, कैपिटल पे दे रहे हो। तो पहली बात तो आप लिखोगे इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरी बात है, साझेदारों को ब्याज नकद में नहीं दिया जाता, साझेदारों का ब्याज उनके खातों में जमा कर दिया जाता है। यानी
राकेश का ब्याज राकेश के खाते में और अजय का ब्याज अजय के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कभी कभी चालू खाते में अंडर भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि पूंजी पे जो ब्याज साझेदारों को दिया जाता है वो उनके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। ये ऑप्शन भी सही है। और कभी कभी चालू खाते ऑप्शन मिलेगा तो वो ऑप्शन भी सही है, बाकी सारे ऑप्शन सही नहीं है। 51st क्वेश्चन कहता है व्हेन गुड्स आर लोडेड इनटू अ शिप द रिसिप्ट इशूड बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप इज कॉल्ड। कहते हैं जब जहाज में माल लादा जाता है तो जो जहाज का अधिकारी जो रसीद देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मैट रसीद। ठीक है, हकीकत में पहले मैट रसीद मिलती है, मतलब एक्सपोर्टर को मान लीजिए माल एक्सपोर्ट करना है, वो माल को लोड करेगा, वहाँ पे जो जहाज का कप्तान होगा या कमांडिंग ऑफिसर होगा वो उसे मैट रिसिप्ट देगा। उस मैट रिसिप्ट के बेसिस पे ही वो बिल ऑफ लाइडिंग बनता है। ठीक है, जो अपन ने पहले क्वेश्चन में आया था। तो कहता है अ मैट रिसिप्ट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द चीफ ऑफिसर मैट ऑफ अ शिप व्हेन गुड्स आर लोडेड ऑनटू अ वेसल। इट सर्व्स एज अ प्रूफ दैट गुड्स हैव बीन रिसीव्ड फॉर शिपमेंट, कि गुड्स मिल चुके हैं। तो आपको ये अंतर देखने हो तो आप अंतर पढ़ लीजिएगा। मैंने जैसे कहा कि पीडीएफ हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देंगे। अगर आपको पीडीएफ मिलने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको आराम से भेज दी जाएगी, तो तब आप ये पढ़ लीजिएगा। तो उसमें कहते हैं कि मैट रिसिप्ट और बिल ऑफ लाइडिंग में क्या फ़र्क होता है। मैट रिसिप्ट चीफ ऑफिसर जिसे मैट कहते हैं उसके द्वारा दी जाती है, और बिल ऑफ लाइडिंग आया था वो शिपिंग कंपनी द्वारा इशू किया जाता है। यूसेज बाकी सारे भी आप पढ़ लीजिएगा। ये क्या काम आता है, इसी की मदद से बिल ऑफ लाइडिंग तैयार होता है। और बिल ऑफ लाइडिंग का क्या यूज़ है, उसके बेसिस पे गुड्स क्लेम कर दिया जाता है। जैसे मैंने बताया था, माल लोड करने के बाद एक्सपोर्टर माल जहाँ भिजवाया है, जो उसको कंसाइनी कह लो या इम्पोर्टर कह लो, उसके बाद बिल ऑफ लाइडिंग भिजवा दिया जाएगा, उसको शो करके वो माल को छुड़वा पाएगा। तो ये माल को प्राप्त करने का एक तरीका है डेस्टिनेशन पे, बिल ऑफ लाइडिंग। वेरिफिकेशन ऑफ ऑथोराइजेशन एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स इज कॉल्ड। कहता है लेखांकन पुस्तकों में जो लेन देन अभिलिखित है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें जो लेन देन लिखा हुआ है वो अधिकृत लेन देन है या नहीं, और उसकी प्रमाणिकता क्या है, उसका सत्यापन कहलाता है वाउचिंग। ठीक है, इसे यूँ समझो कि मान लो हमारा एक कॉलेज है। ठीक है, हमारे कॉलेज की ऑडिट हो रही है। ठीक है, ऑडिट हो रही है, उसमें लिखा हुआ है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ठीक है, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस के सामने लिखा हुआ है मान लो 2200 रुपये। तो इसका मतलब है बुक्स में लिखा हुआ है कि 2200 रुपये ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे खर्च हुए। तो ऑडिटर जाके क्या करेगा, पहले तो वो देखेगा कि इस खर्चे के लिए जो प्रॉपर अधिकारी होता है, जैसे डीडीओ होता है, उस डीडीओ से परमिशन ली, या हमारा हेड ऑफ इंस्टीट्यूट हमारा प्रिंसिपल होता है, तो क्या उस प्रिंसिपल से उस यात्रा की अनुमति ली गई थी, पहले तो ये देखा जाएगा। यानी वो ट्रांजैक्शन एक ऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन है या नहीं, ऑथोराइजेशन है या नहीं, ये चेक होगा। उसके बाद जिस टीचर ने 2200 रुपये क्लेम किए हैं कि मेरे 2200 रुपये खर्च हो गए, तो हम उसको बोलेंगे भाई ठीक है, आपका आने जाने का जो बिल है, आने जाने का जो आपका यात्रा टिकट लगा बाय रेल या बाय बस जो गए आप वो बताओ, जिस होटल या गेस्ट हाउस में आप रुके वो बताओ, आपका फूडिंग पे जो खर्चा हुआ वो बताओ। आजकल भले ये ठीक है कि चीज़ों को आसान बनाने के लिए एक निश्चित राशि फिक्स कर दी गई है, वो एक अलग बात है, पर मान लो जेन्युइन खर्चा दिखाया जा रहा हो तो ये चेक किया जाएगा आने जाने के टिकट, अगर रुका है तो रुकने का खर्चा कितना बैठा उसका कोई बिल, और अगर कोई खाना वाना खाया है तो उसका कितना खर्चा हुआ, ये जो वो दिखाएगा और हम उसको चेक करेंगे। तो एक तरह से हम ट्रांजैक्शन के वाउचर्स देख रहे हैं, ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हैं, और ये जो प्रोसेस है इसे वाउचिंग या प्रमाणन कहा जाता है। याद रखिएगा, वाउचिंग जो होती है वो ऑडिटिंग की रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही वाउचिंग जो होती है, प्रमाणन जो होता है, वो अंकेषण की रीढ़ की हड्डी होता है। अगला क्वेश्चन है अभिदत्त पूंजी और याचित पूंजी में अंतर कहलाता है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में देख लिया है जी करिए अगर आपको कन्फ्यूज़न है वर्ड में एग्जैक्ट क्या पूछा है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल में क्या अंतर है। तो सपोज़ करो हमने 1,00,000 अंश निर्गमित किए या कहें जनता को ऑफर किए, और 1,00,000 में से 90,000 अंश जनता ने खरीद लिए।
यानी 9 लाख के शेयर्स उन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, यानी लोग हमें 9 लाख रुपए देने को तैयार हो गए हैं। अभी मैंने लोगों से कहा कि अभी आप 7 रुपये के हिसाब से पैसा भेजो, 90,000 शेयर पे 7 रुपये के हिसाब से भेजो, तो 6,30,000 रुपये हमने मांगा, 6,30,000 रुपये हमने मांगा। तो इसका मतलब है 2,70,000 जो अभी हमने नहीं मांगा है उसे कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। आई रिपीट, हमारे पास हमारे 90,000 शेयर सब्सक्राइब हुए, 90,000 शेयर खरीदे गए, तो मतलब 9 लाख रुपए हो गई सब्सक्राइब कैपिटल। इसमें से हमने लोगों को निर्देशित किया कि आप 6,30,000 जमा कराइए, तो उसे कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। और जो पैसा अभी हमने नहीं मांगा है, ठीक है, उसे हम कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। तो इसका जो आंसर है वो है अनकॉल्ड कैपिटल, अयाचित पूंजी। एक और बात बता दूं, सपोज करो इस 6,30,000 में से 6 लाख हमें मिल जाता, तो जो 6 लाख हमें मिल जाता उसे हम कहते पेड अप कैपिटल, और जो 30,000 रुपये हमें मांगने पर भी नहीं मिल पाता उसे हम कहते कॉल्स इन एरियर। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का भाव ये था कि जो पैसा नहीं मांगा गया है, मांगने को बोलते हैं याचना, याचना, तो नहीं मांगने को बोलेंगे अयाचना या अयाचित, तो अयाचित पूंजी इसका आंसर है, सी आंसर है। द मेजर ऑफ वेरिएशन इन ऑब्जर्वेशन इज, यूँ समझिए कि सपोज करो अपने प्लेयर हैं, महान प्लेयर विराट कोहली हैं, उसके पिछले कुछ मैचों का स्कोर ऐसा है 40-50, 40-50 और 60, सपोज करो ये स्कोर है। तो कितना स्कोर हो गया, एक और स्कोर 60 रख लेते हैं, ठीक है, 60, 120, 120 और 100, 220 और 40, 260 है, ठीक है, 260 है। 260 के बेसिस पे मान लेते हैं वो पाँचों मैचों में आउट हुए, तो 5 से डिवाइड किया तो उसका एवरेज आया 52 रन का, ठीक है। विराट कोहली का एवरेज आया 52, रियल में तो उसका एवरेज 52 से भी ज़्यादा है, शायद 58 के आसपास है। फिर हम ये देखते हैं कि इस मैच में क्या रहा, तो इस मैच में 8 प्लस, सर ये कैसे निकाल रहे हैं, x माइनस एक्स बार, ये जो ऑब्जर्वेशन है उसे अपन x बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, और ये जो आया ये मीन है। 50 और 52 का जो अंतर है -2, 40 और 52 का जो अंतर है -12, 50, 52 -2 और 60 और 52 में अंतर है 8 प्लस का। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब आप ये देखते हैं कि एक माध्य है और ये जो है इनको पद बोलते हैं, इन माध्य और पदों की जो दूरी देखी जाती है, जो विचलन निकाला जाता है, उसे हम अपकिरण कहते हैं, उसे हम अपकिरण कहते हैं। तो कभी भी हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के बाद जब ये देखते हैं कि जो हमने एवरेज निकाला है वो अपने ओरिजिनल पदों से या ऑब्जर्वेशन से कितना दूर है, उनमें कितना विचरण है, उस विचरण की जो माप होती है उसे अपकिरण कहते हैं। और आपको याद आना चाहिए, इसी टॉपिक में एक चीज़ निकाली जाती है जिसको बोलते हैं विचरण गुणांक। तो विचरण का गुणांक किस टॉपिक में निकलता है, अपकिरण वाले, डिस्पर्जन वाले टॉपिक में ही निकलता है। अगला क्वेश्चन है, अ पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, एक साझेदारी कैसे अस्तित्व में आती है, अनुबंध द्वारा, विधान के परिचालन द्वारा, उत्तराधिकार द्वारा या रिलेशन द्वारा। तो ये हमेशा और हमेशा अनुबंध के द्वारा आती है। अनुबंध की जगह हो सकता है वो ठहराव शब्द भी दे दे, ठहराव थोड़ा बिगिनर शब्द है, अनुबंध उसके बाद का शब्द है। पर दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप तभी होती है जब वो पार्टनर्स आपस में एक अग्रीमेंट करें या कहें एक कॉन्ट्रैक्ट करें। मान लीजिए दो लोग आपस में साथ घूमते उठते बैठते हैं, साथ खाना खाते हैं, तो वो पार्टनर नहीं हो जाते। अगर दो लोग हैं जो आपस में पति पत्नी हैं तो वो बिजनेस पार्टनर नहीं हो जाते। कानून भी किसी के ऊपर नहीं कह सकता कि आज से तुम दोनों को पार्टनर मान लिया जाएगा। किन दो लोगों की जॉइंट लायबिलिटी फिक्स की जा सकती है, पर दो लोगों को कानून पार्टनर नहीं बना सकता कि आज से आप पार्टनर हो गए, ठीक है। और एक पिताजी मर गए, उनकी 4 औलादें हैं, उत्तराधिकार में उनको व्यापार मिला, इसका मतलब वो पार्टनर हो गए, ऐसा भी नहीं होता। तो पार्टनरशिप का जन्म हमेशा ठहराव या कॉन्ट्रैक्ट से होता है। किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में एक साझेदारी फर्म के समापन पर होने वाला पूंजी लाभ साझेदारों के बीच बांटा जाता है। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए एक फर्म है, वो उसे डिसॉल्व कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, आप जानते हैं कि संपत्तियां बेच दी जाती हैं, और ये भी मान लेते हैं कि संपत्तियां बेचे, अच्छे दाम मिले, कैपिटल गेन हुआ,
तो उसे किस रेशो में बांटा जाएगा, तो उसे लाभ हानि अनुपात में ही बांटा जाएगा। इसके लिए अलग से कोई रेशो होने की ज़रूरत नहीं है, ना इक्वल रेशो ना कैपिटल रेशो। अगर वसूली पे कोई लाभ या हानि होती है, वसूली से मतलब होता है संपत्तियों को बेचने से जो वसूली होती है उस पर कोई लाभ या हानि है, तो उसका वितरण लाभ हानि अनुपात में ही होता है। सी इसका आंसर है। ठीक है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई है, वो आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जनरल ऑन द मंथली बेसिस, ऑन अ एनुअल बेसिस, डेली बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक इंटरवल। तो जनरल में जो लिखा होता है वो डेली बेसिस पे किया जाता है। एक अगर इसका हिंदी नाम ही देखो क्या है, रोज नाम चा, रोज, इससे ही आप पकड़ लो। तो जनरल में ट्रांजैक्शंस डेली, जैसे आज अगर मान लीजिए जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन मान लीजिए 12 मार्च है, तो ये इसमें 12 मार्च के जितने भी सौदे हैं वो 12 मार्च में रिकॉर्ड होंगे, 13 मार्च के जो भी लेन देन है वो सब 13 मार्च में। तो लगभग डेली रिकॉर्डिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा वेट या टाइम गैप नहीं डाला जाता। ऑडिट एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड 2, जैसे शॉर्ट में कहेंगे AAS2 इज़ रिलेटेड टू। देखिए जैसे अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, वैसे ही ऑडिट के लिए ऑडिट एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड होते थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब इनका नाम चेंज करके एसएस कर दिया गया है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट्स कर दिया गया है। ठीक है, बट पहले AAS होते थे, और जो AAS2 तो था वो बताता था कि ऑडिट का उद्देश्य क्या है और ऑडिट का क्षेत्र क्या है। मतलब ऑडिटर को सबसे पहले, भाई जिस क्लाइंट ने ऑडिटर को बुलाया है, सीए साहब को बुलाया है, सबसे पहले सीए साहब को जाके उससे क्लियर बात कर लेनी चाहिए कि आप सर मुझसे क्या चाह रहे हैं। मैं कैश बुक की जांच करूं, प्रॉफिट एंड लॉस की जांच करूं, फाइनेंशियल स्थिति की जांच करूं, एक ब्रांच की करूं, पूरी कंपनी की करूं। तो आप सबसे पहले क्या चाहता है आपका क्लाइंट वो समझ लो, और आप क्या रिकॉर्ड्स देखेंगे, किन इंटरनल सिस्टम्स को आप देखेंगे, वो पहले ही तय कर देना चाहिए, ऐसा AAS2 कहता है। ठीक है, दिस स्टैंडर्ड वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय SA 200। SA मीन्स स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, व्हेन इंडिया अडॉप्टेड द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो ठीक है, अभी नया वाला नंबर SA 200 भी याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमें ये पता है कि प्रेफरेंस शेयर का जब रिडम्पशन होता है तो हम उसमें फ्री रिजर्व यूज़ करते हैं। टेक्निकली वर्ड है, फ्री रिजर्व्स यूज़ किए जा सकते हैं। फ्री रिजर्व्स वो होते हैं जिनमें से डिविडेंड दे सकते हैं, और डिविडेंड किस में से दे सकते हैं, डिविडेंड आप रेवेन्यू रिजर्व में दे सकते हैं। रेवेन्यू रिजर्व कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जनरल रिजर्व और एक होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है, तो आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन इंश्योरेंस फंड जो कि एक स्पेसिफिक रिजर्व है उसमें से आप कर सकते हैं। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फंड जो एम्प्लॉयज़ के कॉम्पनसेशन के लिए बनाया गया है, जो कि एक स्पेशल या स्पेसिफिक रिजर्व है, उसे भी आप रिडम्पशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। जनरल रिजर्व जो कि ऑल पर्पज़ अवेलेबल होता है या कहें मल्टीपर्पज़ होता है, वो भी आप रिडम्पशन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन जो होता है वो एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट होता है। अगर किसी कंपनी के बर्थ होने से पहले ही अगर उसको कुछ प्रॉफिट हो जाए, जनरली ऐसा तब होता है जब वो किसी का चलता हुआ व्यापार खरीद लेती है। तो कोई कंपनी अगर किसी का चलता हुआ व्यापार खरीद लेती है तो कभी कभी कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले ही कुछ लाभ हो जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रॉफिट ऑफ बिफोर इनकॉर्पोरेशन। ऐसे लाभ कैपिटल प्रॉफिट होते हैं। कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं दे सकते तो अतः उसे फ्री रिजर्व नहीं कहेंगे, तो अतः उसमें से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं हो सकता। सिंपल, कैपिटल प्रॉफिट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसका आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रसरण 140 है तो प्रमाविष्टन कितना होगा। तो एक मैं सरल शब्दों में बोलता हूँ, प्रसरण जो होता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन के पापा होते हैं। तो अगर ये स्टैंडर्ड डिविएशन है तो स्टैंडर्ड डिविएशन के पापा यानी स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, इसे हम कहते हैं वेरियांस। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर इज वेरियांस। तो अगर वेरियांस 144 है, ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर अगर 144 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा। तो आपको इसे हटाना पड़ेगा, इधर रूट सॉल्व करनी पड़ेगी, तो 12। ठीक है,
स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा 12, वेरिएंस आएगा 144। ऐसे ही टाइम पास के लिए बोलता हूँ, अगर स्टैंडर्ड डिवीजन है 3 तो वेरिएंस आएगा 9, यानी 3 का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिवीजन है 5 तो वेरिएंस आएगा 25, सो फोर्थ सो हैंस, इस तरह से चलते जाओ आप, ठीक है। वेल, इसके बाद इन केस द अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज रिकवर्ड बाय द लेसी द लेसर डेबिट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, एक तो होता है लेसी, छोटा हाथी जो चीज़ को लीज पे लेता है, और एक होता है लेसर, ठीक है। सपोज करो कि थोड़ा लंबी कहानी है वैसे तो। सपोज कभी इसने काम किया तो रॉयल्टी डीआर हुआ 50,000 से, इसने कम काम किया तो उसको 10,000 रुपये और देने पड़े। इसका मतलब यूँ समझो कि टोटल 60,000 रुपये मिनिमम रेंट तय हुआ होगा, टोटल 60,000 रुपये तय हुआ होगा। तो सपोज़ करो किसी वर्ष में, जैसे सपोज कर लेते हैं पिछले वर्ष में उसने 50,000 रुपये जितना ही माल निकाला, तो 50,000 तो हो गया रॉयल्टी, 10,000 मजबूरी में देने पड़ेंगे, इसे कहेंगे शॉर्ट वर्किंग, ऐसे कहते हैं। लेसर इनकम को क्रेडिट करेगा, वो रॉयल्टी के तौर पे जो वास्तव में 50,000 कमाए हैं वो क्रेडिट करेगा। 10,000 जो इसे और मिलेंगे पर उसे वो रॉयल्टी रिजर्व के नाम से क्रेडिट करेगा, और लेसी पे वो अमाउंट चार्ज करेगा 60,000 रुपये। तो एक तरह से क्या हुआ कि लेसी कम माल निकाल पाया, तो उसको एक तरह का 10,000 का नुकसान हो गया। तो अधिकतर लीज एग्रीमेंट में ऐसा कहा जाता है कि बाद में हम आपको इसकी भरपाई करने की मौका देंगे। तो अगर मान लो आगे के वर्ष में मान लीजिए लेसी ने अच्छा उत्पादन किया और वो इस 10,000 को अगर वसूल कर पाता है, तो लेसर भी इस रॉयल्टी रिजर्व को जिसको पहले क्रेडिट किया था उसे वो डेबिट करेगा। सपोज करो, मैं इसका यूँ मतलब बताता हूँ, अगले साल 2025 में मान लो 80,000 रुपये की रॉयल्टी बनी, ठीक है। तो इसको अपन 10,000 रुपये एडजस्ट करने का मौका देंगे। तो ये लेसर को 70,000 से ही क्रेडिट करेगा, शॉर्ट वर्किंग को 10,000 से क्रेडिट करेगा, ठीक है, और रॉयल्टी को 80,000 से डेबिट करेगा, ठीक है। यानी इसको अपनी शॉर्ट वर्किंग को रिवर्स या इसको रिकूपमेंट बोलते हैं, इसको रिकूपमेंट करने का मौका मिल गया, इसने कर लिया। और लेसर जो है वो चाहता तो है 80,000 वसूल करना, लेकिन वो लेसी से 70,000 ही वसूल करेगा। ऑल दो रॉयल्टी की इनकम, एक मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, लेसी से हम 70,000 ही वसूल करेंगे और रॉयल्टी 80,000 रुपये से लिखी जाएगी और 10,000 रुपये रॉयल्टी रिजर्व से वसूल किए जाएंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, या मतलब होशियार बच्चा वो था जो क्वेश्चन देखते ही समझ जाए कि इस केस में क्या हुआ है कि लेसी ने आगामी किसी वर्ष में ज़्यादा उत्पादन कर लिया है, शॉर्ट वर्किंग की वो रिकवरी करना चाहता है। तो लेसर क्या करेगा, लेसर जिसने पहले रॉयल्टी रिजर्व को क्रेडिट किया था, अब वो रॉयल्टी रिजर्व को डेबिट करेगा। सी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज ऑडिट बिगिंस वेयर। तो वो कहते हैं ना, ऐसे डायलॉग नहीं मारते फिल्मी, जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है ना, ऐसा डायलॉग चलता है। तो जहाँ अकाउंट ख़त्म होता है वहाँ से ऑडिट स्टार्ट होता है। तो 4 रिलेशन आप समझ लीजिए। पहले इसका आंसर तो ये हो गया। तो जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है, जहाँ से अकाउंटिंग ख़त्म होती है वहाँ से ऑडिट शुरू होती है, ये अपना प्रेजेंट क्वेश्चन है। और जहाँ ऑडिट ख़त्म होता है वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, ठीक है। चलिए, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज इंक्लूड, जब आप बाज़ार में उतरते हैं, जब आप प्राइसिंग रखते हैं, तो आप प्राइसिंग रख सकते हैं क्या, एक्सट्रीमली लो प्राइसिंग। जैसे मान लो मैं एक डिजिटल मार्केट की दुनिया में उतरा, मैंने कहा मैं भी कोर्सेज बेचूंगा। तो अब कोर्सेज बेचूंगा तो लोगों ने मान लो कोई कोर्स लगा रखा है मान लो 5,000 का, चूँकि मुझे मार्केट में एंट्री लेनी है, तो मैंने मात्र प्राइस रखा 2,500 रुपये। तो मैंने लो प्राइसिंग रखी। ये प्राइसिंग का एक तरीका होता है, इसको पेनिट्रेशन बोलते हैं, किसी बाज़ार में घुसने का, बाज़ार को भेदने का तरीका होता है। यहाँ तक कि कई कंपनियाँ तो घाटा खा के भी बस एक ग्राहक एक बार कब्जे में आ जावे। जियो जब आया था तो जियो ने साल भर या शायद 2 साल तक फ्री में इंटरनेट दिया था, उसको फिर लोगों को चस्का लगा दिया और फिर आज काफ़ी सारा बड़ा मार्केट शेयर उसके पास है। तो
ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है। फिक्स प्राइस भी एक तरीका हो सकता है कि भैया मैं तो मेरी चीज़ है वो मैं 3,000 रुपये में दूंगा, आप 1 लो 10 लो 100 लो मुझे मतलब नहीं है, आप बच्चे हों बूढ़े हों, मेरे पास एक फ़िक्स प्राइस है। तो ये भी प्राइसिंग का एक तरीका होता है। डिसेप्टिव प्राइसिंग, धोखा देने वाला मूल्य या भ्रामक मूल्य निर्धारण, ये भी एक तरीका होता है कि सपोज़ करो मैं मेरा कोर्स 2500 रुपये में ही बेचता हूँ, पर एक दिन मैं ऐसा बैनर लगाता हूँ भारी छूट 75% छूट, 10,000 रुपये का कोर्स है लेकिन आज अगर आप खरीदी करेंगे तो 75% डिस्काउंट पे मिलेगा, आज आपको कीमत 2500 पे मिलेगी। तो लोग, कुछ लोग हो सकता है जो मान लो मेरे चैनल पे नहीं आए हों या कभी मेरे ऐप को ना देखा हो, तो उनको लगेगा वाह यार 10,000 का कोर्स आज बिग संडे बिग डील बिग फ्राइडे समथिंग 10,000 का चीज़ 2500 में मिल रहा है, जबकि मैं वैसे भी 2500 में ही बेच रहा था। तो ये डिसेप्टिव प्राइसिंग होती है। तो ये सारी प्राइस टेक्निक्स होती हैं। ऑल ऑफ द अबव का आंसर है। वेल, अकॉर्डिंग टू द माल्थस द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इंक्रीजेज। माल्थस के अनुसार किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उनके हिसाब से 1 से बनते हैं 2, 2 से बनते हैं 4, 4 से बनते हैं 8, 8 से बनते हैं 16, 16 से बनते हैं 32। जनसंख्या में वृद्धि इस तरह से होती है, ज्यामितीय तरीके से होती है, या कहें हाँ ज्यामितीय रूप, ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेशन होता है। और उनके हिसाब से अनाज जो पैदा होता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से पैदा होता है। और जो जनसंख्या बढ़ती है वो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 इस तरह से डबलिंग होती है। तो इन्होंने जनसंख्या पूछा है कि जनसंख्या कैसे बढ़ती है, तो इसका आंसर सी आएगा। अकॉर्डिंग टू थॉमस रॉबर्ट माल्थस in his Malthusian theory of population, he stated that population increases geometrically and food supply increasing arithmetically। तो दोनों आप याद रखिएगा। वेल, एक असेट्स 5 लाख रुपए की थी जो खरीदी गई और 1 लाख रुपए उसकी डिलीवरी पे, यानी जैसे उसने हमें डिलीवर की तो 1 लाख हमने भुगतान किए, 4 लाख रुपए का फाइनेंस हमने करवाया है। ठीक है, फाइनेंस मतलब उधारी। वॉट इफेक्ट दिस हैव एन ऑन असेट एंड लाइबिलिटीज इन द फाइनेंशियल बैलेंस शीट। तो बहुत ही अच्छा समझने लायक क्वेश्चन है। सपोज करो मैंने एक 5 लाख की कार व्यापार के लिए खरीदी, 1 लाख रुपए मैंने डाउन पेमेंट दिया, क्योंकि आप डाउन पेमेंट बड़े आराम समझते हैं। चीज़ की डिलीवरी पे हमने हाथों हाथ उस समय 1 लाख रुपए दे दिया, बाकी 4 लाख रुपए की हमने EMI बनवा दी, यानी 4 लाख रुपए का फाइनेंस हो गया। फाइनेंस के केस में आप समझते हैं ना क्या होता है, बैंक वाले कार कंपनी को तुरंत पैसे दे देंगे, बैंक वाले कार कंपनी को तुरंत पैसे दे देंगे और वो बैंक वाले पैसे हमसे थोड़ा किश्तों में करके पैसा वसूल करेंगे। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपनी बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट देखो। आपके पास 5 लाख रुपए का कार आया, ये तो हुआ प्लस, और 1 लाख रुपया आपके कैश में से माइनस चला गया, तो भी आपका बैलेंस शीट का ये साइड 4 लाख से ऊपर चला गया। आपका ये साइड 4 लाख रुपए से ऊपर चला गया और 4 लाख रुपए आपकी लायबिलिटी खड़ी हो गई, यानी एक तरह का आपने कार लोन ले लिया। 4 लाख रुपए का आपने कार लोन ले लिया तो 4 लाख रुपए से ही आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो इसका आंसर ए सही है कि आपकी संपत्ति भी 4 लाख से बढ़ेगी और आपके दायित्व भी 4 लाख रुपए से बढ़ेंगे। बाकी भी ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। वेल, विच इज़ नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। हमें पता है समंक, जब हम सांख्यिकी पढ़ते हैं तो समंक कलेक्शन करने का एक तो होते हैं प्राथमिक समंक, एक होते हैं द्वितीयक समंक, प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा अपन खुद मेहनत करके निकालते हैं, तो जब अपन डायरेक्ट पर्सनल रिसर्च करते हैं, पर्सन से मिलके उससे बात करते हैं, तो वो प्राइमरी डेटा होता है। जब हम इनडायरेक्ट ओरल रिसर्च करते हैं वो भी प्राइमरी डेटा होता है। जब हम एक्स व्यक्ति के बारे में जानकारी वाई व्यक्ति से लेते हैं, जैसे मान लो अपराधियों के बारे में जानकारी हम पुलिस वाले से लेवें और शराबियों की जानकारी अपन ठेके वाले से लेवें, तो वो इनडायरेक्ट होती है, लेकिन उसमें भी अपन प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। और जब न्यूमरेटर जाके वहाँ पे स्केड्यूल या शेड्यूल्स भरवाते हैं तो वो भी, या क्वेश्चनर भी होते हैं वो भी भरवाते हैं, तो वो ये सब प्राइमरी डेटा है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा छपा हुआ है, अगर आप वहाँ से डेटा लेते हो, ठीक है, मान लीजिए एक तो ये होता है कि आप किसी बस्ती में जाते और बस्ती में जाके प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट करते, 100, 200, 500, 1000 लोगों पे आप सर्वे करते, तो वो आपका प्राइमरी डेटा होता। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे
जो जिस पे रिसर्च किसी और ने की है वो फिगर छपा, अगर आपने वहाँ से फिगर उठाया है तो यू आर यूजिंग द सेकेंडरी डेटा, तो इसका आंसर ए आएगा। ठीक है। इसके बाद है समायोजन में दिया गया है कि लेखांकन वर्ष के दौरान व्यापारी द्वारा 5,000 का माल मुफ्त नमूने के रूप में वितरित किया गया, तो अंतिम खाते तैयार करते समय इसे कहाँ दिखाया जाएगा। तो हमें पता है कि कई बार ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता है और ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट होते हैं। एडजस्टमेंट में अगर फ्री सैंपल लिखा हुआ है तो इसका मतलब, पहली बात तो एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि 5,000 का माल हमने फ्री में दिया है जिसका लेखा अभी तक नहीं हो पाया है, आप इसका लेखा कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि उस चीज़ को हमें एडजस्ट करना है, यानी पहले हमने इसकी अकाउंटिंग नहीं कर रखी है तो अब हमें इसे एडजस्ट करना है। तो इसका तरीका सिंपल ये है कि हम फ्री सैंपल को डी करेंगे और परचेज़ को सी करेंगे। फ्री सैंपल P&L के अंदर जाएगा और परचेज़ ट्रेडिंग के अंदर जाके माइनस होगा, तो इसका समायोजन P&L में जाएगा हाँ, ट्रेडिंग P&L दोनों में जाएगा, ज़्यादा बड़ी हाँ, और यही इसका सही आंसर है। बाकी जो आंसर हैं वो कच्चे कच्चे आंसर हैं। ये एडजस्टमेंट ट्रेडिंग को और P&L को दोनों को हिट करेगा और इसलिए इसका आंसर बी सही है। वेल, मोटिवेशन बेस्ड ऑन द प्रेशर और फियर इज कॉल्ड, जब किसी को ये डर होता है कि मेरे को नुकसान हो जाएगा, या दबाव होता है, या पनिशमेंट का डर होता है, उस डर के मारे अगर वो काम करता है तो वो नेगेटिव मोटिवेशन होता है। यानी यूँ समझिए कि मैं जब कॉलेज पहुंचता हूं तो दो वजहों से काम करता हूं। हो सकता है मुझे बच्चों को पढ़ाने में मज़ा आता हो सकता है मैं इसलिए भी पढ़ाता हूं, और हो सकता है कि मैं इसलिए पढ़ाता हूं कि अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरी शिकायत हो जाएगी, तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगा, मैं वो पनिशमेंट झेलना नहीं चाहता, इसलिए हो सकता है मैं डर के मारे बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो डर से या दबाव से या सज़ा के भय से जो आदमी काम करता है वो नेगेटिवली मोटिवेटेड कहलाता है। ठीक है। वेल, इसके बाद है ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल में सौदे होते ही लिख दिए जाते हैं, यानी उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री होती है, काल अनुक्रमिक आधार पे, यानी जैसे जैसे सौदा हुआ वैसे वैसे उसमें लिखते जाते हैं। अगर जैसे आज 12 मार्च है तो 12 मार्च के सौदे सारे जर्नल में चढ़ जाएंगे, फिर कल 13 मार्च के चढ़ेंगे, परसों 14 मार्च के जो भी सौदे हुए वो चढ़ेंगे, तो इसको अपन बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। लेकिन जब हम ये करते हैं कि राम वाले सौदे राम अकाउंट में पहुंचाओ, कैश वाले सौदे कैश अकाउंट में पहुंचाओ, तो ये कहलाते हैं एनालिटिकल ऑर्डर। तो अगर वो आपसे पूछे कि लेजर में लेखा किस प्रकार होता है, तो लेजर में खाता बही में जो लेखा होता है वो एनालिटिकल बेसिस पे होता है, जनरल में जो लेखा होता है वो क्रोनोलॉजिकल होता है, कालानुक्रमिक होता है। ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई इनमें से क्या नहीं करता? इश्यू ऑफ करेंसी नोट करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक नहीं करता, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करता है। तो आरबीआई भारी भारी काम करता है, वो देश का केंद्रीय बैंक है, वो मुद्रा का निर्गमन करता है, साख पे नियंत्रण करता है अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से, और विदेशी विनिमय प्रबंधन और नियंत्रण भी करता है। लेकिन जनता से जमाएं स्वीकार करना, ये जो काम है ये कमर्शियल बैंकों का है। जो छोटे मोटे बैंक होते हैं, छोटे मोटे मतलब आपके SBI, ICI, HDFC, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये पब्लिक से डीलिंग करते हैं। इसका सी आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज टेबल ए, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ शेयर एज पर। अगर हमने कॉल की, फर्स्ट कॉल अमाउंट की मांगी, अगर लोगों ने वो हमें नहीं दी है, देर से देते हैं, तो हम उनके ऊपर ब्याज लगाएंगे और ये ब्याज 10% वार्षिक की दर से लगाया जाएगा। एक ज़माने में ये रेट 5% हुआ करती थी, लेकिन अब ये रेट 10% वार्षिक होती है। कंपनी अगर देती है, कॉल इन एडवांस पे ब्याज देती है, तो कंपनी 12% ब्याज देती है, चुकाती है, लेकिन अगर वसूल करती है तो अब 10% की दर से ब्याज वसूल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन, इनमें से कौन सी लेखांकन की परिपाटी या परंपरा नहीं है? पूर्ण प्रकटीकरण ये एक परंपरा है, रूढ़िवादिता भी एक परंपरा है, उपार्जन लेखांकन ये परंपरा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है,
और एक रूपता बनाए रखनी चाहिए, ये भी परंपरा है। किसे समझ में नहीं आ रहा। फुल डिस्क्लोज़र कहता है कि हमें कुछ भी बात छुपानी नहीं चाहिए, सारी बातें जो यूज़र को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं वो सारी बातें हमें उसे बता देनी चाहिए। इस परंपरा का पालन दुनिया करती है, हमें भी करना चाहिए, ये एक परंपरा है। कंजर्वेटिज्म, हमें भविष्य के लाभों को नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए पर भविष्य में हो सकने वाली हानियों को रिकॉर्ड करना चाहिए, ये भी परंपरा है। कंसिस्टेंसी, हमें बार बार अपने अकाउंटिंग मेथड में, पॉलिसीज़ में चेंज नहीं करना चाहिए, ये भी एक परंपरा है, परिपाटी है। लेकिन अक्रूवल जो है वो एक कॉन्सेप्ट है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि चीज़ों को होते ही उसे रिकॉर्ड कर लो, उसे अगले साल तक या पेमेंट वाले ईयर में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जो खर्चा हो गया है उसे अभी रिकॉर्ड कर लो, जो इनकम कमा ली है उसे अभी रिकॉर्ड कर लो, जो अक्रूव हो चुका है उसे दर्ज कर लो। लेकिन अक्रूवल जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट है, बाकी सारी परंपराएं हैं। ठीक है। वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोविजन ऑन डेटर्स टू बी ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट। जब आप पीबीडी की गणना करते हो तो पीबीडी की गणना में आप ये देखा करो कि आपकी इस साल बैड डेट्स कितनी हुई, अगर आपकी फर्दर बैड डेट्स या एडिशनल बैड डेट्स है तो वो कितनी हुई, आपको जो नया प्रोविज़न बनाना है वो कितना बनाना है, ये सब आपके नुकसान हैं। जो आपका बैड डेट्स हुआ, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो और बैड डेट्स हुआ, या जो बैड डेट्स आपका नियर फ्यूचर में हो सकता है जिसके लिए आप प्रोविज़न करना चाहते हो, ये सब आपके नुकसान हैं। इसमें से अगर आपके पास कोई ओल्ड पीबीडी है तो उसे आप हटा दीजिए, और ओल्ड पीबीडी में हटाने के बाद ये जो राशि आएगी उसे आप P&L पे चार्ज करेंगे। यानी सूत्र रूप में इसे कहें तो बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न। आप इसमें से ऑप्शन देखेंगे तो आप पाएंगे सी में बिल्कुल यही बात लिखी हुई है। तो P&L की राशि निकालने का यही सूत्र होता है। आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर शुड बी। सपोज़ कीजिए ए और बी थे एक फर्म में और इनकी कैपिटल मान लीजिए 1 लाख और 2 लाख थी। ये कहता है कि सी का आगमन हो गया, तो बताओ सी के बाद सबकी कैपिटल कैसे होनी चाहिए। तो वो तो ये लोग तय करेंगे, ये लोग तय कर सकते हैं कि सबकी कैपिटल बराबर होगी, सबकी कैपिटल बी के जितनी होगी। ठीक है, सबकी कैपिटल रेशो में होगी या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगी। तो वो तो पार्टनर जैसा परस्पर सहमति से तय करेंगे, जैसा म्यूचुअल कंसेंट से तय करेंगे, उस तरह से उनकी कैपिटल होगी। वेल, द प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग लॉस एंड नॉट अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट्स अंटिल दे आर रियलाइज, जिसकी हम बात कर रहे थे। हानि का तो आकलन करना पर लाभ जब तक वसूल ना हो जाए उसको लेखाबद्ध न करना, ये किस सिद्धांत का हिस्सा होता है? यह होता है रूढ़िवादिता परंपरा, या इसे विवेक की परंपरा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए कंजर्वेटिज्म शब्द है और प्रूडेंस शब्द है। ये कहता है कि अगर आपको भविष्य में हानि होने का अंदेशा है, उसके सिम्टम्स अगर क्रिएट हो गए हैं तो उसे तुरंत दर्ज कर लो, और अगर आपको लगता है कि हमें आने वाली अवधि में लाभ होने वाला है, पर होने वाला है उसे हो जाने तक रिकॉर्ड मत करो, जब वो हो जाए तो रिकॉर्ड करना। यानी फ्यूचर में बैड डेट्स हो सकता है, उस हानि को तो आज ही लिख लो, पर फ्यूचर में कोई अच्छा सौदा हो सकता है, उससे कमाई हो सकती है, उसे आज मत लिखो। ऐसा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो नहीं, परिपाटी परंपरा कहती है। तो इसका आंसर सी रहने वाला है। 76 क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमाप विचलन का सूत्र नहीं है? तो पहला फॉर्मूला पढ़ें, सिग्मा FDX स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा FDX अपॉन n का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल फॉर्मूला है और ये आपका फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड का। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है। उसमें अगर आपका x होता है और f होता है तो पहले आप उसे dx में कन्वर्ट करते हो, फिर उसे dx स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो। dx में कन्वर्ट करने के लिए आप x में से अज्यूम को हटाते हो। dx स्क्वायर आने के बाद आप उसे FDX स्क्वायर में बदलते हो, मतलब उसे f से मल्टीप्लाई कराते हो और देन फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हो। ये जो दूसरा फॉर्मूला है वो लगभग सही है, लेकिन उसमें n मिसिंग है। यहाँ पे n होना चाहिए था, वो n यहाँ नहीं है, इसलिए फॉर्मूला गलत है। जो थर्ड फॉर्मूला लिखा हुआ है वो इसी फॉर्मूले का बदला हुआ रूप है, जिसमें आप देखो ये हिस्सा सेम है,
आप देखो ये हिस्सा सेम है, और यहाँ पे मीन माइनस अज्यूम मीन किया गया है, ये सही है। और ये वाले फॉर्मूला यहाँ तक है ये इस तरह से, और ये फॉर्मूला भी सही है। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, लेकिन सेकंड वाले में बहुत एक एविडेंट साफ सी मिस्टेक है, तो बी इसका आंसर होगा। वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑपोजिट एंट्री? सिंपल कैश बुक, पैटी कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। तो मैं आपको बता दूं, ऑपोजिट एंट्रीज या कहें कॉन्ट्रा एंट्रीज, ज़्यादा प्रॉपर वर्ड यहाँ पे होना चाहिए था, कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो आपको पता है कि जब अपन बैंक में पैसे जमा कराते हैं और जिसकी एंट्री होती है बैंक टू कैश, तो जब हम कैश बुक में लिखने जाते हैं, तो जब हम कैश बुक में लिखते हैं तो बैंक डीआर है, तो डीआर साइड में जाके लिखते हैं टू कैश। और इसी तरह से चूंकि इस एंट्री में कैश सीआर हुआ है, तो हम सीआर में जाके लिखते हैं बाय बैंक, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एंट्री होती है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, और ये केवल और केवल 3 कॉलम कैश बुक में होती है। 3 कॉलम कैश बुक में एक कैश कॉलम होता है, एक डिस्काउंट कॉलम होता है, एक बैंक कॉलम होता है। और जब हमारे पास 3 कॉलम होते हैं और जब हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं या बैंक से पैसे निकालते हैं, तो हमारे दोनों अकाउंट अफेक्ट होते हैं। जो अकाउंट हम क्रिएट करते हैं कैश और बैंक, वो दोनों अपोजिटली अफेक्ट होते हैं, इसीलिए हमें ऑपोजिट एंट्री या कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ती है। बाकी सिंपल कैश बुक में तो खाली कैश का ही कॉलम होता है, तो वहाँ कॉन्ट्रा एंट्री पॉसिबल नहीं है। पैटी कैश बुक में तो हम छोटे खर्चों का हिसाब रखते हैं, उसमें बैंक ट्रांजैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। और ये कहना कि सभी तरह की कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री होती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसका सी आंसर रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड इन अ कंपनी, बहुत ही मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन स्मार्टली दिया गया है, क्योंकि जनरली हम सोचते हैं कि ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है वो शेयर होल्डर करेगा, लेकिन इसमें वर्ड है इंटरनल ऑडिटर। कंपनी का आंतरिक अंकेक्षक कौन नियुक्त करेगा? तो इंटरनल ऑडिटर तो हम जानते हैं कि उसे कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपॉइंट करेंगे, जो कंपनी चला रहे हैं लोग वो अपॉइंट करेंगे, और उसका सीए होना भी ज़रूरी नहीं है। इंटरनल ऑडिटर का डिग्री होल्डर होना ज़रूरी नहीं है। जिसको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ठीक समझते हैं वो उसको वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर संचालक मंडल द्वारा आएगा। नेक्स्ट, प्रबंध की निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बहुत ही देखो अच्छी और सुलझी हुई परिभाषा है। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। आप छोड़ो इस परिभाषा को, अपन इसको लाइफ पे अप्लाई करके देखो। हमें बस पता होना चाहिए कि हमें लाइफ में क्या करना है, और जो हमें करना है उसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, सबसे इजी तरीका क्या हो सकता है, बेस्ट एंड द ईजीएस्ट वे टू डू इट, और फिर उस पर लग जाना चाहिए। तो क्या है, ये परिभाषा आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरफ ले जाती है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर द्वारा दिया गया था। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं, F.W. टेलर। तो प्रबंध में पहले ये जाना जाता है कि करना क्या है, और फिर करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका क्या होगा, सबसे सुलभ ईजीएस्ट तरीका क्या होगा। वेल, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आयकर एक व्यापारिक व्यय है, ये गलत है, क्योंकि इनकम टैक्स लगता है इनकम पे, इनकम होती है व्यापारी को। तो इनकम टैक्स हमेशा याद रखिएगा, इनकम टैक्स एक पर्सनल एक्सपेंस है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है गलत है। तलपट में दिखाया गया अंतिम स्टॉक बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक नॉमिनल खाता है, गलत है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, एक प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है। ग्राहकों से प्राप्त एडवांस राशि को आय के रूप में क्रेडिट किया जाता है, गलत है। अगर आपको ग्राहक से एडवांस मिला है तो इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी। सपोज करो एक कस्टमर ने माल मंगाने के लिए हमें एडवांस दिया, तो ये हमारी इनकम नहीं हो जाती, इनफैक्ट सेल भी नहीं हुई है, ये एडवांस है। इसे आप एज अ लायबिलिटी की तरह, एज अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें से इन्होंने पूछा था बताओ सही क्या है, तो सही तो यही है कि जो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ चुका है वो केवल बैलेंस शीट असेट साइड में जाता है, ये सही है। तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल, पर डेप्रीसिएशन जो है वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये बात सच है कि जब हम मशीन खरीदते हैं, सपोज करो 5 लाख की, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मशीन को खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन हम उसे अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं,
मशीन डेप्रिशिएट होती है। सपोज करो 50,000 का डेप्रिसिएशन लगाया गया है, तो ये इनकम को कमाने के लिए किया गया खर्चा है, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए किया गया खर्चा है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। देखो बहुत सारे नाम है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये रूटीन एक्सपेंडिचर है, ये रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, ये रिपीटेटिव एक्सपेंडिचर है, ये बार बार होता है, और ये आपका सिंपली आयगत व्यय है। आगे कॉपीराइट अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क राशि की गणना की जाती है। मान लीजिए मैंने कोई बुक लिखी, ठीक है, वो बुक मैंने एक पब्लिकेशन हाउस को प्रिंट करने के लिए दी, और मतलब उनका मेरे बीच में एग्रीमेंट हो गया। मैंने कहा जितना सेलिंग प्राइस होगा उसका 10% मैं लूँगा, तो ठीक है। तो जनरली वैसे दो तरह से रॉयल्टी काउंट हो सकती है, कितनी कॉपीज़ बेची गई है या उन कॉपीज़ का जो सेलिंग प्राइस है उस पर भी हो सकता है, पर ज़्यादा पॉपुलर है सेलिंग प्राइस पे, है ना। इसमें नंबर ऑफ कॉपीज़ भी एक ऑप्शन अच्छा हो सकता है। अगर मैं कहूँ सेकंड बेस्ट ऑप्शन ये है, तो पहला ऑप्शन आप इसको रखिएगा कि रॉयल्टी की कैलकुलेशन इन केस ऑफ कॉपीराइट सेलिंग प्राइस पे होती है। अगर सेलिंग प्राइस वाला ऑप्शन नहीं होता तो नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड के आधार पे होता है। तो अभी तो इसका आंसर डी रहने वाला है। वेल, बैलेंस ऑफ द पैटी कैश बुक शोज, आपने पैटी कैश बुक सीखी हुई है। पैटी कैश बुक में अपन छोटे मोटे खर्चों का हिसाब रखते हैं। एक तरफ हमारे पास इनकमिंग होती है और दूसरी तरफ जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, स्टैम्प्स, जो भी कोरियर वगैरह जो भी होते हैं, वो खर्चे हम लिखते हैं। आखिर में हमारे पास बैलेंस बचता है। सपोज करो 800 रुपये बैलेंस बचा, तो ये क्या है, ये हमारी असेट्स है। तो जो पैटी कैश होता है, ये भी पूछ सकते हैं पैटी कैश क्या होता है, तो पैटी कैश इज़ एन असेट। खुदरा रोकड़ भी हमारी संपत्ति है। ये हमारे पास एक तरह से खुले पैसे हैं जो हमने हमारे मेन कैश में से अलग निकाल दिए थे छोटे मोटे खर्चों को करने के लिए, लेकिन अगर इसमें बैलेंस बच गया है, अच्छी बात है, तो ये हमारी असेट है। नेक्स्ट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग। भाई आप विज्ञापन करते क्यों हो? विज्ञापन आप इसलिए करते हो ताकि आप जो प्रोडक्ट बेचते हो, जो सेवाएं देते हो, आप उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचा सको। भाई लोगों को पता कैसे चलेगा? कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मान लो मैं कोई कोर्स बना रहा हूँ, अब मैं अगर वो आप तक पहुँचाऊँगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने कोर्स बना रखा है। तो इसीलिए विज्ञापन के किया जाता है, एक तो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जानकारी देने के लिए, फिर उसके बारे में समझाने के लिए भी। एक बार मैंने अब तक प्रोडक्ट पहुंचा दिया, फिर मैं अपने बेनिफिट समझाऊंगा कि मेरा कोर्स है वो डुअल लैंग्वेज में है, हमने बहुत ही सस्ता कोर्स रख रखा है, आप डाउट्स के लिए हमारे पास आ सकते हो। ये सारा हम आपको बताते हैं, उसके लिए भी विज्ञापन किया जाता है। और बार बार रिमाइंड कराने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि जो चीज़ नज़र से हट जाती है वो दिमाग से भी हट जाती है। तो इसीलिए बार बार आपको रिमाइंड करने के लिए, री एनफोर्स करने के लिए विज्ञापन किया जाता है। तो डी इसका आंसर है सभी। वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स को अपना माल भेजना होता है विदेश में, तो उनको इस मामले में पैसा कौन मुहैया कराता है, कौन उनको कार्यशील पूंजी दिलाने में मदद करता है? क्या आरबीआई? नहीं, आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, पर वो कोई डायरेक्ट मदद एक्सपोर्टर्स को नहीं करता। एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, ये संस्था बीमे वगैरह की व्यवस्था करती है, ठीक है। ईसीजीसी आपके इंश्योरेंस की व्यवस्था करती है, लेकिन ये आपके वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी नहीं देती। कमर्शियल बैंक, जी हाँ, बैंक ही है ना, जो बैंक ही है वही आपको एक्सपोर्ट से पहले और एक्सपोर्ट के बाद भी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी देते हैं। तो ये सी इसका सही आंसर है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए विदेशी जो विदेश हैं उनसे हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, उनका ख्याल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रखती है, लेकिन वो डायरेक्ट कोई बिजनेस में डायरेक्ट मदद नहीं करती। विदेशों से हमारे संबंध अच्छे बने रहें, वहाँ तक उनका रोल है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। व्यापारिक बैंकों द्वारा सुविधा दी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज बैंक रेट इज़ द रेट एट विच कमर्शियल बैंक। तो बैंक रेट वो रेट होती है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देता है। आरबीआई बापू है, आरबीआई छोटे छोटे नीचे बैंक होते हैं, एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी, 50 तरह के बैंक हो सकते हैं। तो जिस रेट पे बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं उसे कहते हैं बैंक रेट।
अगर आप सुनते हैं कि बैंक रेट 6% है, अगर आप सुनते हैं कि बैंक रेट 6% है, इसका मतलब ये नहीं है कि आईसीआई बैंक आपको 6% पे दे देगा, पर हाँ वो 6% में कुछ अपना मार्जिन जोड़ेगा, फॉर एग्जांपल 2% जोड़ेगा, और वो हो सकता है आपको 8% पे उधार दे दे। पर बैंक रेट वो रेट होती है जिस पे आरबीआई से बोरो करते हैं बैंक, जिनको हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। ए आंसर है। नेक्स्ट इज कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अंशों के आवेदन के लिए न्यूनतम आवेदन राशि कितनी होनी चाहिए, तो वो है 5%। इसमें बेसिकली वैसे दो नियम चलते हैं। एक नियम कहता है कि फेस वैल्यू का 5% तो लेना ही चाहिए, और एक सेबी की गाइडलाइन है जो कहती है कि इशू प्राइस का 25% तो लेना ही चाहिए। तो जनरली जो कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जब कंपनी शेयर इशू करे तो शेयर होल्डर से फेस वैल्यू का 5% मिनिमम लेना चाहिए। ए आंसर है। नेक्स्ट, मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण फिशर के द्वारा दिया गया था। तो देखिए बेसिकली फिशर ने कहा कि भाई किसी चीज़ का प्राइस कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि इकोनॉमी में मनी कितना है और उसकी वेलोसिटी क्या है। आई रिपीट, किसी वस्तु का प्राइस क्या होगा वो इस बात पे डिसाइड होगा कि इकोनॉमी में कितनी करेंसी पड़ी है, कितनी मनी पड़ी है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, उससे प्राइस डिटरमिन होगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। अब जैसे मैंने ये फॉर्मूला देखना चाहा तो ये तो नहीं, पर मुझे उससे मिलता जुलता फॉर्मूला मिला। उसमें क्या किया उन्होंने, ये m/v मतलब mv होता है, mv के साथ साथ इन्होंने क्रेडिट मनी को भी शामिल कर लिया। तो ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ P से मतलब होता है प्राइस लेवल, T से मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड या समझो क्वांटिटी अवेलेबल इन इकोनॉमी, V से मतलब होता है वेलोसिटी, मनी का जो तेज चक्र घूमता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। V' से मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी, ये मनी है और ये क्रेडिट मनी को भी शामिल किया है। M से मतलब है करेंसी और M' से मतलब है क्रेडिट करेंसी। तो ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है, यही है आपकी क्वांटिटी थ्योरी। बी आंसर है। वेल, नेम द ऑडिट विच इज़ यूजुअली कंडक्ट बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट्स। इसका आंसर है इंटरिम ऑडिट। मान लीजिए कि आपका पिछला ऑडिट हुआ था 31 मार्च 2024 को, इस साल का आपका ऑडिट होने वाला है 31 मार्च 2025 को। इस बीच में अगर कोई ऑडिट हुआ है, क्यों होगा, अगर कंपनी इंटरिम डिविडेंड देना चाहती है तो उसका इंटरनल ऑडिट होगा। ठीक है, या मान लीजिए कोई फर्म है वो किसी नए पार्टनर को एडमिशन देना चाहती है तो इंटरिम ऑडिट होगा। तो इसे कहते हैं अंतरिम अंकेक्षण, यानी बीच में ही जो ऑडिट होता है कॉल्ड इंटरिम ऑडिट। वेल, अगला क्वेश्चन है, आर और एस पार्टनर हैं, 5:3 में लाभ बांटते हैं। टी को उन्होंने शामिल किया, आर अपने हिस्से का 1/4 और एस अपने हिस्से का 2/5 भाग देते हैं। तो आर एस टी का नया अनुपात क्या हुआ। तो देखो, आर और एस दो पार्टनर होते थे, उन्होंने टी को आने दिया। आर कहता है कि आजा आजा, अपने हिस्से का 5/8 का अपने हिस्से का उसने 1/4 दिया, यानी उसने 5/32 सेक्रीफाइस किया। ठीक है, अगर एस की बात कहें तो एस ने कहा आजा आजा, मैं तुझे अपने हिस्से का 2/5 भाग दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि उसने, ठीक है, 6/40 दिया। पहले से उसे 5/32 मिला, दूसरे से उसे 6/40 मिला, यानी टी को क्या मिला, उसे पहले बंदे से 532 मिला, दूसरे बंदे से उसे 640 मिला। आप इन दोनों का लघुत्तम ले लें, एलसीएम ले लें, और आप पाएंगे 32 पंजे 160, 55 25 और 24, तो इसको 49 पॉइंट मिले हैं। तो टी का अनुपात होगा 49/160। बाकी आप आर का कैसे निकालेंगे, तो आर के पास जो था पहले उसके पास 5/8 था, उस 5/8 में से उसने 5/32 दे दिया। तो आप ये देखेंगे कि उसके पास अब 15/32 रह गया।
तो पहले के पास है 15/32। अगर हम एस की बात करें तो उसके पास 3/40 था। उस 3/40 में से उसने 3/40 3/8 था, सॉरी 3/8 में से उसने 6/40 दे दिया। तो उसके पास अब बचा है 9/40। तो आप देखो तीनों सबका नया अनुपात कैसे हुआ। आर के पास है 5/32, जो आपका दूसरा साथी है ये, सॉरी आर के पास है 15/32। आपका जो दूसरा साथी है उसके पास है 9/40, और जो तीसरा है जिसको मिला है उसको मिला है 49/160। एक बार फिर एलसीएम आप लेंगे, 160 एलसीएम लेंगे तो 32 पंजे 15 पंजे 75, 40 चौक 4 नम 36। तो ये आपका आंसर आएगा 75:36:49। इसका आंसर बी होने वाला है। ठीक है, चलो इसके बाद है वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के मध्य कार्यों का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है। आपकी संस्था में बहुत सारा काम होगा और उस काम को आप बांटोगे। आप काम को बांटोगे तो बहुत उचित तरीके से बांटोगे ताकि सही आदमी को सही काम मिले, या कहें सही काम पे सही आदमी जाए, और ऐसा नहीं को किसी के ऊपर वर्कलोड कम आ जाए, किसी के ऊपर ज़्यादा आ जाए। तो ये जब आप करोगे ना, ये एक तरह से वैसे आपने जॉब का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं इंटरनल ऑडिट, इंटरनल प्रिवेंशन, इंटरनल एवेल्यूशन, इंटरनल मैनेजमेंट। सीधा सीधा इसका वैसे सही आंसर कोई नहीं दे रखा है। ठीक है, मतलब इसमें आपका विशिष्टीकरण का सिद्धांत अगर ऑप्शन होता, इसका ऑप्शन जैसे कार्य विभाजन का सिद्धांत ऑप्शन होता, या विशिष्टीकरण का सिद्धांत जिसके ऊपर हेनरी फेयोल ने बात की थी वो होता तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर आप इसको आंतरिक प्रबंधन, इसे आप इंटरनल मैनेजमेंट, यानी मैनेजर जानते हैं कि कौन सा काम किसको देना चाहिए। ठीक है, और सिस्टमेटिक तरीके से बंटवारा होता है तो इट इज़ विल बी नोन एज इंटरनल मैनेजमेंट। ठीक है, वैसे अगर बाय द वे कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत ऑप्शन होता तो पहली चॉइस वो होता। आप फिर नीचे पढ़ लेना, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर जैसे डिस्क्रिप्शन में कुछ बच्चे होते हैं उनको देखना नहीं आता या उनको दिक्कत होती है, नहीं मिलता है, कई बार खुलती नहीं है फाइल, तो आप हमें ये व्हाट्सएप नंबर जो आ रहा है मेरे सर के ऊपर उस पर आप हमें व्हाट्सएप करके मंगा लेना। ठीक है। हु सेड मनी इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स विच हैव यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी। भाई पैसा क्या होता है? पैसा जो अपन करेंसी देखते हैं, नोट देखते हैं, धातु के सिक्के देखते हैं, वो तो होता ही है। पर क्राउथर ने कहा था कि हर वो चीज़ जिसको सोसाइटी करेंसी के तौर पे मान ले वो करेंसी है। तो अभी जैसे क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा, तो क्रिप्टो करेंसी को कुछ कंट्रीज़ मान्यता देते हैं, कुछ को मान्यता नहीं देते हैं। तो हर वो चीज़ जिसको सोसाइटी एक्सेप्टेंस दे दे वो है आपका मनी। ठीक है। नेक्स्ट, वो प्रतिष्ठान जो पूरी तरह से केंद्र अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व में होते हैं, उनके द्वारा प्रबंधित होते हैं और नियंत्रित होते हैं, उनको हम कहते हैं सार्वजनिक उपक्रम। ये जो आप सुनते हैं PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, या आप इसकी जगह वर्ड सुनते होंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये वो होते हैं जिनमें ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट द्वारा मैनेज्ड होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। हालांकि इनके 3 टाइप होते हैं। एक होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के रूप में, एक होते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के रूप में, और एक होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के रूप में। जैसे रेलवे जो है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एग्जांपल है। आपका LIC, RBI, ये आपका स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का एग्जांपल है, जिनको पार्लियामेंट या राज्य विधानसभा पास करती है, करके बनाती है, कानून बनाती है। और गवर्नमेंट कंपनी में ये जो आप सुनते हैं भेल, ONGC, या ये जो आपने महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनीज के बारे में सुना होगा, वो गवर्नमेंट कंपनी। तो PSUs के ये 3 ब्रॉड वे में टाइप्स होते हैं। और बेसिक बात ये होती है कि इसमें पैसा भी गवर्नमेंट का होता है, मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट का होता है, और कंट्रोल भी मैनेजमेंट का होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज, पुरानी मशीन की खरीद पर रिपेयर की गई है, रिपेयर अकाउंट में DI कर दिया, यह त्रुटि है।
वेल किसी को लग सकता है कि अगर हमने रिपेयर पे पैसा खर्च किया तो रिपेयर में ही तो जाएगा, इसमें कैसी त्रुटि है। लेकिन सीखने वाली बात यह है कि अगर आप कभी सेकंड हैंड मशीन खरीदते हो, ठीक है, मैंने मेरी फैक्ट्री के लिए एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी, मान लो 8 लाख रुपए की, और उसे यूज़ में लेने से पहले मैंने 2 लाख रुपए उसकी रिपेयरिंग पे खर्च किया, तो उस मशीन की कॉस्ट हो गई 10 लाख। यानी इस खर्चे को मुझे मशीन की कॉस्ट में ही ऐड करना था। टेक्निकली इसको कहते हैं कि इस खर्चे को भी मुझे कैपिटलाइज करना था, इस खर्चे को भी मुझे पूंजीकृत करना था। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, तो मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल है। मुझे नियमों की जानकारी नहीं है, सिद्धांतों की जानकारी नहीं है, ये एक सैद्धांतिक अशुद्धि है। आई रिपीट, किसी असेट्स को खरीदे जाने पर उसे यूज़ में लेने तक के जो सारे खर्चे होते हैं उसे असेट्स की कॉस्ट में जोड़ना चाहिए, ये है नियम, ठीक है। लेकिन हमने इस नियम को तोड़ा, तो हमने एक तरह से सैद्धांतिक अशुद्धि की है। डी इसका आंसर है। उसके बाद है ए और बी एक फर्म में पार्टनर हैं, लाभ हानि को 3-2 में बांटते हैं। सी एक पार्टनर के रूप में प्रवेश करता है, 6,000 रुपये ऊपर से गुडविल के तौर पे देता है। तो बताओ ए और बी के मध्य गुडविल का बंटवारा कैसा होगा? तो ये बंटवारा होगा त्याग के अनुपात में, यानी देखा जाएगा कि किसने कितना त्याग किया है। त्याग निकालने के लिए आपको पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात करना पड़ेगा। अगर मैं ए की बात करूं तो ए का पहले अनुपात था 3/5 और अब के बाद इसका अनुपात है 5/10। तो इसने 1 पॉइंट का त्याग किया है, इसने 1/10 त्याग किया है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी का पहले अनुपात था 2/5 और अब उसका अनुपात है 3/10। हम इसे सॉल्व करें तो इसने भी 1 पॉइंट का त्याग किया है। दोनों ने इस क्वेश्चन में बराबर बराबर त्याग किया है, इसीलिए इसका बंटवारा बराबर बराबर होगा। ये जो 6,000 की गुडविल लाया है, इस 6,000 की गुडविल का 3-3 हज़ार रुपये बंटवारा होगा। इसमें आंसर ये गलत प्रिंट हो गया है। 100%, इनफैक्ट 200% इसका आंसर यही होगा। दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है, इसलिए इक्वल अमाउंट शेयर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन? कोई सौदा हुआ है, उसका सबूत क्या होता है? जर्नल एंट्री? नहीं। कैश बुक में लिखा जाना? नहीं। वाउचर? जी हाँ, वाउचर ही उसका सबूत होता है। अगर आपने पुस्तकों में लिखा है फर्नीचर टू कैश, 3 लाख का फर्नीचर खरीदा, तो आपके पास डेफिनेटली उसका कोई बिल होगा, कोई कैश मीमो होगा। अगर आपने उधार खरीदा है तो डेफिनेटली उसका कोई इनवॉइस होगा। ये जो है सौदा, भले आपने जनरल में लिख दिया, कैश बुक में लिख दिया, जनरल प्रॉपर में लिख दिया, लेकिन उसका सबूत जो होता है वो कहलाता है वाउचर, जो कि सौदे की सत्यता को साबित करता है, ठीक है। वेल, अगला क्वेश्चन है, इफ द डिमांड फॉर अ गुड्स इज इन इलास्टिक देन एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल इंक्रीज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर ऑन दैट गुड्स। ठीक है, कहता है यदि किसी वस्तु की मांग बेरोजगार है। अब यूँ समझो कि बेरोजगार वर्ड से आप यूँ समझ लीजिए आप लाचार हैं। अगर चीज़ बढ़ भी गई तो आपको उसे खरीदना पड़ेगा। ये आप समझिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी आने लगे हैं। बहुत साल तक हम पेट्रोल पे ही निर्भर थे, तो पेट्रोल 80 रुपये का है तो भी भराना है, 60 रुपये हो जाता है तो भी भराना है, 120 रुपये हो गया तो भी भराना पड़ेगा। अब अपन यूँ समझो कि अभी हमारी गाड़ी में महीने का 10 लीटर तेल हम हमारी एक्टिवा में भरवाते हैं और वो 80 रुपये का आता है, 800 रुपये। और अब अगर मान लो कि पेट्रोल खाड़ी देश में संकट हो गया और कोई वर्ल्ड वॉर छिड़ गया और ये 120 रुपये हो गया, तो भी आप भरवाओगे क्योंकि मांग बेरोजगार है। ऐसा नहीं है। जनरली रूल तो क्या होता है कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो हम उसकी मांग कम कर देंगे, लेकिन बेरोजगार के मामले में ऐसा होता नहीं है। बेरोजगार में आपकी वो मजबूरी होती है कि आपको चीज़ खरीदनी ही है। अगर आपकी खरीदनी है तो आपका खर्चा अब बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन इसका यही था कि अगर देखो 2 कंडीशन डाल के बताया इसने। अगर यूँ समझो कि मांग बेरोजगार है, यानी आप कुछ कर नहीं सकते, तो अगर ऐसे में कीमतें बढ़ गई तो क्या होगा? तो डेफिनेट कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर, उपभोक्ताओं का व्यय बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यू कांट डू, कुछ भी नहीं कर सकते आप। चलिए, अशोका लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी टाटा से 1.5 लाख रुपए में। ये क्या है? ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? ये सिंपली ट्रांजैक्शन है। तो जब हम गुड्स, सर्विस, असेट्स को आपस में एक्सचेंज करते हैं, गुड्स, सर्विस, असेट्स को आपस में एक्सचेंज करते हैं,
या कहें पैसे को एक्सचेंज करते हैं, जिससे हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज़ का स्ट्रक्चर बदलता रहता है, वो ट्रांजैक्शन होता है। हम दिन भर दुकान पे ट्रांजैक्शन ही करते हैं, व्यवहार ही करते हैं, कहीं लेन देन या सौदे ही करते हैं। और जो घटना होती है ना, वो घटना होता है किसी चीज़ का परिणाम। जैसे आपने पूरे साल सौदे किए, एंड में ग्रॉस प्रॉफिट होगा या नेट प्रॉफिट होगा, वो एक इवेंट है, वो एक घटना है। लेकिन आपने सिंपली एक मशीन खरीदी, तो मशीन आई, कैश गया, आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ये एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ए आंसर था। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा क्या पूछ रहा है, सही है कि सही नहीं है। अब फॉरफिटेड शेयर्स को, जो शेयर हमने अंश हरण किए हैं, उनको रीइश्यू कर सकते हैं, ये बात है करेक्ट, तो मैंने लिखा सी। अंशों के हरण से पहले आपको उनको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, ये बात भी बिल्कुल सही। शेयर्स इशू करने पे जो प्रीमियम मिला है, उस प्रीमियम से आप प्रारंभिक खर्चों को राइट ऑफ कर सकते हो, बिल्कुल सही। यानी अंशों को एक्स्ट्रा प्राइस पे इशू करने से जो पैसा आया है, उससे हम कंपनी के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं, ये भी सही है। और ये कहता है कि हरण किए गए शेयर को री इशू करने पे जो लाभ होगा वो जनरल रिजर्व में जाएगा, ये गलत है, ये वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। शेयर री इशू से जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में जाया करता है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, इन अदर वर्ड्स ये गलत है, तो डी इसका आंसर है। वेल, आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑडिट ऑफ द कंपनी द ऑडिटर शुड सबमिट अ रिपोर्ट। देखिए, आपको पता है ऑडिटर को बुलाया जाता है बाहर से, जनरली ऑडिटर एक सीए ही हो सकता है। तो सीए काम पूरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट किसको देगा, तो इसका सबसे सही आंसर होता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। यानी जिसने सीए को बुलाया था, जिसने ऑडिटर को बुलाया था, अपॉइंट किया था, फीस जो देगा उसको वो अपनी रिपोर्ट देगा। कंपनी के मामले में ऑडिटर की जो नियुक्ति होती है वो शेयर होल्डर करते हैं, अतः ऑडिटर अपनी रिपोर्ट भी शेयर होल्डर्स को ही देगा। जब भी इनकी एजीएम होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, तो वो अपनी रिपोर्ट एक तरह से शेयर होल्डर्स को ही वो देता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी आएगा। 101, लेजर इज अ बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री, ऑफ द फाइनल एंट्री, ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री, अमेंडमेंट एंट्री। वेल, लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। आपको पता है कि जैसे ही कोई सौदा होता है तो हम उसे जनरल में लिख लेते हैं, और अगर हमारे सब्सिडरी बुक्स बना रखे हैं तो सब्सिडरी बुक्स में लिखा कर लेते हैं, है ना। तो जनरल और सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं उनको ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज कहते हैं या प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसी में रिकॉर्ड होता है। उसके बाद आता है लेजर। तो लेजर को आप सेकेंडरी बुक बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सेकेंड नंबर पे एंट्री होती है, और लेजर को आप प्रिंसिपल बुक भी कह सकते हैं क्योंकि एक व्यापार की सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो होती है वो लेजर बुक होती है, लेकिन उसमें एंट्रीज को फाइनलाइज करते हैं, कौन सी एंट्री कहाँ जानी है, कौन सी एंट्री राम के खाते में जानी है, कौन सी एंट्री परचेज अकाउंट में जानी है, कौन सी सेल्स अकाउंट में जानी है, मतलब जो जहाँ जाना है फाइनली वहीं डिसाइड होता है। तो लेजर इज़ अ बुक ऑफ द फाइनल एंट्री, और यू कैन से इट इज़ अ सेकेंडरी बुक और प्रिंसिपल बुक। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो किश्त भुगतान पद्धति आप पढ़ के आए होंगे, तो किश्त भुगतान पद्धति में कौन सा कथन सही नहीं है। क्रय मूल्य का भुगतान किश्तों में किया जाता है, ये बात तो सही है। हायर परचेज में और किश्त भुगतान में, दोनों में ही पेमेंट किस्तों में होता है। किश्त के भुगतान में त्रुटि होने पर विक्रेता को अपना माल वापस लेने का अधिकार होता है, ऐसा नहीं होता। नॉट करेक्ट, क्योंकि एक्चुअली जो किश्त भुगतान पद्धति की खासियत है, मतलब आप एक चीज़ जो बहुत अच्छे से रट के तैयार करके जाएंगे वो है हायर परचेज सिस्टम वर्सेस इंस्टॉलमेंट सिस्टम। उन दोनों में जो अंतर है ना, वो आप बहुत अच्छे तोते की तरह याद करके जाना। उसमें सबसे जो मेन अंतर है वो ये है कि किराया क्रय पद्धति में ओनरशिप तुरंत ट्रांसफ़र नहीं होती, जबकि किश्त भुगतान पद्धति में ओनरशिप तुरंत ट्रांसफ़र हो जाती है। और चूंकि ओनरशिप तुरंत ट्रांसफ़र हो जाती है, अब अगर किश्त के भुगतान में चूक भी होती है तो आप उसको स्यू कर सकते हो, आप उसके ऊपर वाद प्रस्तुत कर सकते हो, लेकिन आप क्रेता से संपत्ति वापस उठा के नहीं ला सकते। ये जो उन्होंने लिखा है ना, ला सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर यही है। फिर भी क्रेता इस सिस्टम में अपनी पुस्तकों में संपत्ति का खाता बनाता है, विक्रेता का खाता बनाता है और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाता है, ये बात बिल्कुल सही है।
और सुपुर्दगी प्राप्त करने के बाद क्रेता को कभी भी संपत्ति बेचने का अधिकार होता है। बिल्कुल, एक बार क्रेता ने संपत्ति खरीद ली तो उसको स्वामित्व ट्रांसफ़र हो जाता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया तो वो आगे अपना ओनरशिप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब वो उसे रीसेल कर सकता है। तो ये भी बात सही है, तो इसका आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल यही इसका आंसर है। जब हम अर्थशास्त्र में कुछ शब्द पढ़ते हैं, एक शब्द होता है उत्पादन, एक शब्द होता है उपभोग, और मैं कहूँगा बीच में एक शब्द होता है वितरण, यानी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, अगर मैं एक ऐसे मेरा ही एग्जांपल बताऊं कि मान लीजिए मैंने कोई कोर्स बनाया और उसे मान लीजिए मैंने 2,500 रुपये में बेचा। ठीक है, तो मैं जिस स्टूडियो में शूट करता हूं उसका मैं रेंट दूंगा, जिस बंदे की मदद से मैं काम कर पाता हूं उसको मैं लेबर या वेजेस पे करूंगा, है ना। सेटअप बनाने के लिए मैंने अगर लोन लिया है तो जहाँ से लोन लिया है उसको मैं इंटरेस्ट पे करूँगा, और इन तीनों साधनों के बाद देने के बाद जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा, यानी जो जोखिम उठाएगा उसे प्रॉफिट मिलेगा। तो आप ये समझिए कि जो 2,500 रुपये है ना वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, वेजेस, और आखिर में जो बचता है वो प्रॉफिट। तो इसे ही अर्थशास्त्र में वितरण कहते हैं, यानी जब उत्पत्ति के साधनों के मध्य आय का बंटवारा कर दिया जाता है तो इसे हम कहते हैं वितरण। बी इसका आंसर है। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का हासिल क्या है, मैनेजमेंट का एसेंस क्या है, तो कोऑर्डिनेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल बट अच्छा। समन्वय जो है वो प्रबंधन का सार है। बाकी सारे कार्य हैं, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, ये सब कार्य हैं, लेकिन जो समन्वय है, एंड ऑफ द डे चीज़ों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो वो है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन। अगला क्वेश्चन, एकाधिकारी अपने उत्पादन को उस बिंदु पर उत्पन्न करके और बेचकर अपने लाभ को अधिकतम करता है जहां उत्पाद का सीमांत आगम सीमांत लागत से अधिक होता है, जहां सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं। देखिए, अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो वो उत्पादन अभी और करेगा। आप ये समझिए, मान लीजिए मोनोपोली है हमारी चल रही है, हम माल बेच रहे हैं, तो जब तक हमें, मान लो मैं चीज़ बनाऊंगा उससे मेरे को 10 रुपये मिलते हैं, और जो चीज़ मैं बनाऊंगा उस पर मेरी 8 रुपये की कॉस्ट आएगी, तो मेरे को 2 रुपये और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा, तो मैं उत्पादन करता चला जाऊंगा। तो यहाँ पे ये पहली केस में तो मैं उत्पादन अभी और करूँगा। मैं थर्ड बता रहा हूँ पहले, अगर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा हो गई, यानी खर्चा ज़्यादा आ रहा है, रेवेन्यू कम आ रहा है, खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो मैं उत्पादन कम करना शुरू कर दूंगा, उत्पादन घटाना शुरू कर दूंगा। जहाँ सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं तो वहाँ हम मैक्सिमम वहाँ तक प्रोडक्शन करते हैं जहाँ तक मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ रहे हैं। अगर बनाने में 8 रुपये लग रहा है और मुझे 8 रुपये मिल रहा है तो मैं मार्केट साइज़ को बढ़ाते जाने के लिए उत्पादन करता चला जाऊँगा। तो इस पॉइंट पे आपको अधिकतम लाभ होता है, इस पॉइंट पे आपका अधिकतम लाभ होता है। इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय का तत्व नहीं है। आप सहयोग, बिल्कुल, अगर आप समन्वय स्थापित करना चाहते हो तो एक दूसरे का सहयोग करना होगा। मोटिवेशन, ये नहीं। पारस्परिक समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए कि संस्था क्या चाहती है, हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे समन्वय हासिल कर सकते हैं, उसके लिए कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो जो मोटिवेशन होता है ये एक मनोवैज्ञानिक तत्व होता है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर है ये, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन का तत्व नहीं है। कोऑर्डिनेशन के लिए होना चाहिए आपस में कम्युनिकेशन, आपस में बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपस में कोऑर्डिनेशन, ये ज़रूरी है, तो इसे आप हटा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्शन फीस। जब विदेशी व्यापार होता है तो कई देश प्रोटेक्शन फीस लगा लेते हैं, संरक्षण शुल्क लगा देते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है? देखिए, अभी जैसे यूएसए है ना, जैसे अभी आप नई गवर्नमेंट बन गई है और आप आए दिन ट्रंप के बयान सुनते होंगे, तो वो प्रोटेक्शन फीस लगा रहे हैं। तो उसका मकसद क्या है? अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षित करना। तो हमेशा जो संरक्षण शुल्क लगाया जाता है, प्रोटेक्शन फीस लगाई जाती है, उसका मेन जो पर्पस होता है वो होता है अपने उद्योगों को संरक्षण करना। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो इंडिया है, ठीक है,
इंडिया में हमने देखा या गवर्नमेंट ने देखा कि चाइना से खूब माल इंपोर्ट हो के आते जा रहा है, तो यहाँ की फैक्ट्रियों प्रोडक्शन कम करेंगी, यहाँ का प्रोडक्शन ठप हो जाएगा। तो घरेलू बाज़ार को संरक्षण करने के लिए हम बहुत ज़्यादा टैरिफ मतलब रेट्स बढ़ा देंगे, इंपोर्ट्स कट करने की कोशिश करेंगे, है ना, ताकि विदेशों से आने वाला माल महंगा हो जाए और यहाँ के लोग विदेशों से माल मंगाना बंद कर दें। ठीक है, तो स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण देना मेन उद्देश्य होता है। इसके बाद है इन केस ऑफ सब लीज द रॉयल्टी अर्नड बाय द लेसी इज क्रेडिटेड। वेल, एक हम जानते हैं बड़ी पार्टी होती है लेसर, जो चीज़ पट्टे पे देता है, एक होता है लेसी जो चीज़ पट्टे पे लेता है। कभी कभी लेसी अपने पट्टे का कुछ भाग आगे लीज पे दे देता है, ये सिचुएशन कहलाती है सब लीज। ठीक है, इसको यूँ समझ लीजिए कि 400 स्क्वायर फुट कहानी है, 400 स्क्वायर फुट इसको लीज पे दिया गया, इसने 100 स्क्वायर फुट आगे किसी और को लीज पे दे दिया। तो यहाँ पे लेसी इसको तो रॉयल्टी पे करेगा, तो एक अकाउंट बनेगा रॉयल्टी पेबल अकाउंट, और यहाँ से सब लेसी से वो रॉयल्टी प्राप्त करेगा, तो वो एक अकाउंट बनाएगा रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, तो लेसी बहुत सारे खाते बनाएगा। इस केस में एक्चुअली आप देखेंगे तो लेसी 6 खाते बनाता है। इसमें वो लेसर का अकाउंट बनाएगा, सब लेसी का अकाउंट बनाएगा, रॉयल्टी दी जाने वाली रॉयल्टी के लिए रॉयल्टी पेबल खाता बनाएगा, वसूली जाने वाली रॉयल्टी के लिए वो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट बनाएगा। तो ये रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट बनाया जाएगा, जो क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेक्निक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। वेल, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आप जानते हो, उसके अंदर वो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी लगाता है और क्वालिटेटिव टेक्निक्स भी लगाता है। तो जो खुले बाज़ार की कार्रवाई होती है, जिसमें सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है, ये क्वांटिटेटिव टेक्निक होती है। ये जो है वेरिएबल कैश रिजर्व रेशो, तो एक होता है CRR, एक होता है SLR, इनको कम करना ज़्यादा करना, ये भी क्वांटिटेटिव टेक्निक होती है। और ये जो बैंक रेट होती है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देता है, वो भी क्वांटिटेटिव टेक्निक होती है। लेकिन ये जो है डिटर्मिनिंग द लिमिट ऑफ क्रेडिट, उधार देने की सीमा का निर्धारण करना, ये एक क्वालिटेटिव तरीका है। ये आपका साख नियंत्रण का गुणात्मक तरीका है। इसमें आरबीआई ये तय कर देगा कि आप किस सेक्टर को कितना उधार ही दे सकते हो। सपोज़ करो वो ये कह दे कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको बस आप इतना ही लोन देंगे, इससे ज़्यादा % ऑफ लोन आप नहीं दे पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने एक तरह से क्या किया, कंट्रोल कर दिया, लिमिट सेट कर दी, या क्रेडिट कार्ड के लोन इतने ही राशि के दिए जा सकेंगे, लग्जरी लोन इतने ही दिए जा सकेंगे। तो इस तरह से ये जो होता है वो मात्रा को प्रभावित नहीं करता, उसके अलोकेशन को प्रभावित करता है, उसके आवंटन को प्रभावित करता है। ये गुणात्मक तरीके का एग्जाम्पल है। सी आंसर है। हॉथॉर्न टेस्ट वर कंडक्टेड बाय जॉर्ज एल्टन मेयो, कीथ डेविस, मैकग्रेगर, FW टेलर। तो ये जो हॉथॉर्न टेस्ट हैं ये इन्होंने किए थे, जॉर्ज एल्टन मेयो ने। ये एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये प्रयोग किए कि जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं, वर्किंग कंडीशंस का एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी पे कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है ना। उन्होंने जैसे लाइट्स वगैरह लगा के देखी कि कम लाइट्स में और ज़्यादा लाइट्स में कोई अंतर पड़ता है क्या। पर एंड ऑफ द रिज़ल्ट ये निकल के आया कि फ़िज़िकल फैसिलिटी से ज़्यादा साइकोलॉजिकल चीज़ों का ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आप कर्मचारियों को ज़्यादा बेटर लीडरशिप दे पाते हो, उनको ज़्यादा बेटर तरीके से मोटिवेट कर पाते हो, उनको रिकॉग्नाइज़ करते हो, उनको ऑब्ज़र्व करते हो, उनका ध्यान रखते हो, तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है रादर देन भौतिक सुविधाओं से। ठीक है, तो जॉर्ज एल्टन मेयो ने हॉथॉर्न परीक्षण किए थे। ठीक है, वेल, अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। देखिए, अगर परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता है, तो जहाँ बहुत सारी फर्में मैदान में होती हैं, फर्में आराम से आ सकती हैं, जा सकती हैं, तो वहाँ जनरली आप नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाते हो। लेकिन इन द शॉर्ट रन
आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं, सुपर या कहें एब नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही आप एक्स्ट्रा या फालतू लाभ कमाना शुरू करोगे, फटाफट बाज़ार में नए प्लेयर्स आ जाएंगे, वो आपका मार्केट शेयर खा जाएंगे, आपको अपना प्राइस कम करना ही पड़ेगा। तो केवल आप एक शॉर्ट रन में ही सुपर प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग रन में तो आपको इकोनॉमिक नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख में वर्णित प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए फर्म द्वारा क्या बनाया जाता है? लाभ हानि समायोजन खाता के लाभ हानि विनियोजन खाता। हाँ, इसका इंग्लिश थोड़ा गलत हो गया है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, पार्टनरशिप डीड में आप क्या तय करते हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगेगा, पार्टनर का सैलरी कमीशन क्या होगा। तो उन सब चीज़ों को शोकेस करने के लिए या उन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा लाभ हानि विनियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर, ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों होता है? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट होता है बेसिकली गलती सुधारने के लिए। अगर आपने लास्ट ईयर में किसी तरह की गलतियां की है तो उसको सुधारने के लिए आप P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना सकते हो। P&L अकाउंट आप शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए बनाते हो। तो खैर इस क्वेश्चन का आंसर बी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू द फायर ऑन 28 मार्च 2019, आग लगने से 10,000 का मूल्य का स्टॉक नष्ट हो गया। मज़ेदार बात यह है कि बीमा कंपनी ने पूरा दावा स्वीकार कर लिया। अगर आपने पूरा दावा स्वीकार कर लिया, इसका मतलब है अगर मैं पहली एंट्री करूं तो लॉस बाय फायर टू परचेज ये तब है जब आपका माल जला, लेकिन बहुत जल्दी ही इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया आप चिंता मत करो, आपका पूरा भरपाई हो जाएगा, तो आपका लॉस आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो एक तरह से लॉस बाय फायर से लॉस बाय फायर कैंसिल हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे मिलेंगे तो ये बात बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी, और परचेज क्रेडिट हुआ तो आपको ट्रेडिंग में जाके एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये एडजस्टमेंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट को और आपकी बैलेंस शीट को हिट करेगा। अगर आपका कुछ दावा कम राशि का मिलता, जैसे 10 की जगह 8 ही मिलता, तो 2,000 रुपये P&L में भी जाता, लेकिन इस केस में आपका पूरा दावा स्वीकार हो गया है, तो केवल आपको अपनी परचेज़ को एडजस्ट करना है। उसके लिए आपको ट्रेडिंग में जाना पड़ेगा, और क्लेम 28 मार्च को उन लोगों ने यस कहा है, 31 मार्च तक आपको पैसा मिला नहीं है, तो ये पैसा इन फ्यूचर मिलेगा। तो जब तक मिल नहीं जाता तो इस इंश्योरेंस कंपनी को आप बैलेंस शीट में अंदर दिखाओगे, किस नाम से दिखाओगे? या तो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से दिखा देना, या क्लेम रिसीवेबल के नाम से आप ये राशि बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाओगे। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर डी रहा। नेक्स्ट इज, अंडर द हायर परचेज सिस्टम देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द बायर एंड द सेलर। देखो, हायर परचेज अग्रीमेंट में सपोज करो किसी एक ज़माने में ऐसा था कि बाइक मैं हायर परचेज सिस्टम पे लेके आया, तो एक कंपनी थी उस समय हीरो होंडा थी, तो समझो एक हीरो होंडा कंपनी थी और एक मैं हूँ। तो उन्होंने मुझे बाइक सौंप दी, मैंने भी उनको 2-3 हज़ार रुपये का डाउन पेमेंट दे दिया, बाकी का वादा कर दिया कि मैं किश्तों में दूंगा। अब चीज़ पे स्वामित्व किसका है? चीज़ पे स्वामित्व अभी भी इसका है, क्योंकि हायर परचेज अग्रीमेंट में ओनरशिप ट्रांसफ़र तुरंत नहीं होती, स्वामित्व इसका है। लेकिन वो माल किसके पास है? वो माल मेरे कब्ज़े में है, तो माल मेरा तो नहीं है, वो माल किसी की अमानत है। जब किसी का माल हमारे पास अमानत की तरह होता है, तो जिसका माल होता है उसको बोलते हैं बेलर, और जिसके पास माल संभालने के लिए रखा हो जाता है वो होता है बेली। बेलर, बेली। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप पार्किंग में जब अपनी गाड़ी रखते हो तो आपने चीज़ दी है, चीज़ आपकी है, तो वो आप हो बेलर, और जो पार्किंग वाला है जिसने 20-30 रुपये लेके चीज़ को रखा है वो है बेली। आप स्वामी हो, वो उसका रखवाला है। तो बेलर और बेली का संबंध होता है, इसको बोलते हैं निक्षेपी और निक्षेप ग्रहीता। जिसने रखी है निक्षेपी, जिसके पास रखवाई गई है वो है निक्षेप ग्रहीता। तो ऐसा ही संबंध हो जाता है, जो बाइक की ओनर कंपनी है वो है निक्षेपी, और मेरे पास ये गाड़ी मेरे कब्ज़े में आ गई है, मैं हूँ निक्षेप ग्रहीता। एक पार्टनर है, उसका नाम मिस्टर एक्स है, उसने हर महीने के एंड में 2,000 रुपये आहरण किए हैं। 2,000 रुपये हर महीने आहरण किए हैं, तो 24,000 के हो गए आहरण। उसने जो आहरण किए हैं वो उसने बताया नहीं है कि उसने आहरण कब किए हैं, प्रत्येक माह के अंत में किए हैं, सॉरी अंत में किए हैं ना, एट द एंड ऑफ द मंथ। तो 5.5 महीने का ब्याज लगेगा, एवरेज बेसिस पे 5.5 महीने का ब्याज लगेगा। 5.5 बटा 12, और ब्याज की दर है 5%, तो ये हो गया 5 बटा 100
इसकी पॉइंट फ्री करी, जीरो बनाई, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, 12 दूनी 24 हो गया, 2 इंटू 55 ये हो गया आपका 110, इंटू 5 हो गया 550। इस क्वेश्चन का आंसर 550 आएगा। यानी पार्टनर ने अगर पूरे साल में 24,000 की ड्राइंग की है तो वर्ष के अंत में उस पर 550 रुपये का ब्याज लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए। ऑडिट इज़ मैंडेटरी फॉर ट्रस्ट फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनीज। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ऑडिट अनिवार्य नहीं होती, पार्टनरशिप फर्म के लिए भी ऑडिट अनिवार्य नहीं होती, लेकिन कंपनीज के लिए वैधानिक अंकेक्षण कराना ज़रूरी होता है, या इनफैक्ट उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते ही इसलिए हैं क्योंकि कानून के अनुसार उसकी ऑडिट होनी ज़रूरी है। ट्रस्ट पे भी कुछ मामलों में ज़रूरी होती है, पर ट्रस्ट से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कंपनीज़ हैं, क्योंकि कंपनीज़ में जनता का पैसा होता है तो उनका तो अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है। तो इसका आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन द लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन इट इज़ अज्यूम दैट, जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है उसमें ये मान लिया जाता है, क्या मान लिया जाता है कि आप प्रोडक्शन का एक साधन आप बढ़ाते जाओगे लेकिन उत्पत्ति के अन्य साधन स्थिर रहेंगे। क्या है पूरी बात? पूरी बात ये है कि सपोज़ करो खेती हो रही है, ठीक है, और एक लेबर है, आपके पास ये ज़मीन है, ठीक है, तो फिर उसमें क्या होगा कि ज़मीन पूरी यूटिलाइज़ नहीं हो रही होगी, आपके साधन पूरे यूटिलाइज़ नहीं हो रहे, तो आपने सोचा मैं एक और लेबर लगा देता हूँ। अब आपने 2 लेबर लगा दिए तो आपका प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि अब ज़्यादा ज़मीन पे ज़्यादा खेती, ज़्यादा पैदावार होगी। फिर आपने और लेबर बढ़ा दी, सपोज़ करो 5 लेबर लगा दी, तो थोड़ी देर तक आपका उत्पादन और बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लेबर बढ़ाते चले जाओगे यानी बाकी साधन स्थिर रहेंगे, अगर ज़मीन उतनी ही रहेगी, ट्रैक्टर वगैरह उतने ही रहेंगे, बीज वगैरह उतना ही रहेगा, यानी आप बाकी साधनों में इंक्रीज़ नहीं करोगे और केवल लेबर्स को बढ़ाते हुए जाओगे तो एक लेवल तक तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, फिर आपका उत्पादन कांस्टेंट हो जाएगा, फिर भी अगर आप लेबर्स को बढ़ाते रहोगे तो उत्पादन में गिरावट आएगी। तो यूँ समझिए कि हर चीज़ का एक ऑप्टिमल पॉइंट होता है, आप केवल एक चीज़ को बढ़ाते जाओगे ऐसा नहीं है। आप कंपनी को बेटर चलाने के लिए 2 लोग ले लो, 4 लोग ले लो, कंपनी और बढ़िया चलेगी, 10 लोग ले लो, कंपनी और बढ़िया चलेगी। पर अगर आप 50 लोग ले लोगे तो कंप्यूटर तो वही 5 हैं, 50 लोग बिठा लिए तो फिर चीज़ों के लिए झगड़ा होगा, खींचतान होगी। तो इसे कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जो ये कहता है कि उत्पत्ति का अगर केवल एक साधन में वृद्धि की जाए और उत्पत्ति के अन्य साधन स्थिर रहेंगे तो एक सीमा के बाद कुल उत्पादन गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसमें तो इन्होंने केवल इतना पूरा नियम नहीं पूछा था, इन्होंने तो मान्यता पूछी थी कि मान्यता क्या है। मान्यता यही है कि जब एक प्रोडक्शन का उत्पत्ति का एक साधन बढ़ाया जाता है तो उस समय उत्पत्ति के अगर अन्य साधन स्थिर रहते हैं तो फिर ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू हो जाएगा। आगे है ग्रेशम्स लॉ एक्सप्लेन। ग्रेशम का नियम ये कहता है कि जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, जो बैड करेंसी होती है वो गुड करेंसी को चलन से बाहर कर देती है। ये है ग्रेशम का नियम। फॉर एग्जांपल ग्रेशम का ये कहना है कि जैसे मान लो एक कंट्री है, एक कंट्री में गोल्ड भी चल रहा है और पेपर भी है, गोल्ड करेंसी भी है और पेपर करेंसी भी है। चूँकि गोल्ड में रियल वैल्यू है, गोल्ड में रियल वैल्यू है और पेपर करेंसी की कोई रियल वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा, लोग जो रियल वैल्यू वाली चीज़ है उसको तो रिजर्व करना, प्रिजर्व करना, स्टोर करना शुरू कर देंगे, उसको स्टोर करना शुरू कर देंगे और पेपर करेंसी से आपस में लेन देन करेंगे। यानी अच्छी करेंसी तो पड़ी है तिजोरियों में, लॉकर में, और जो पेपर करेंसी है वो सर्कुलेशन में चल रही है। तो अब क्या हुआ कि इस पेपर करेंसी ने उस अच्छी करेंसी को बाहर कर दिया। तो बुरी मुद्रा जो होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये है ग्रेशम का नियम। इसके बाद है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85। मैंने कहा क्या चाहते हो? कहता है इस श्रेणी का बहुलक हमने निकाल लिया है। तब तो मुझे और गुस्सा आया, मैंने कहा भाई आपने बहुलक भी निकाल दिया तो अब मुझसे क्या चाह रहे हो? तो उसने बोला ये आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, आपको ये निकालना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे बहुलक का फॉर्मूला आना चाहिए कि z बराबर होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I। किस तरह अच्छा होता है? तो अब चूंकि अब z 48.6 है वो मुझे पता है, इसका मतलब ये भी है कि 48.6 जरूर इस वाले ग्रुप में रहा होगा, इस वाले ग्रुप में रहा होगा। तो L1 हो गया 40 और ये आपका मेन ग्रुप है। तो जो मेन ग्रुप होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 से डिनोट करते हैं
और जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको F0 से डिनोट करते हैं, और जो अपकमिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसे F2 से डिनोट करते हैं। मैं दोहरा दूं, जो आपका मेन ग्रुप है, मेन ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि इनका आंसर 48.6 है, तो वो आंसर ज़रूर इसमें से आया होगा, इसीलिए आपकी लो लिमिट कहलाएगी 40, आपकी नंबर 1 फ्रीक्वेंसी कहलाएगी 14, ठीक है, और आपकी जो F0 है वो है 20, ठीक है। उसके बाद है 2F1, तो ये 14 दूनी 28। अच्छा, इसमें आपको डेल्टा साइन भी लगाना पड़ेगा, F0 F2, वेल आपका F, ठीक है, इसको ना अपन थोड़ा सा और करते हैं। ये जो F1 माइनस F0 है ना, इसको मैं डेल्टा 1 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा 1 से डिनोट कर रहा हूँ। थोड़ी सी मैं समझाने के लिए आपको, ये फॉर्मूले की जगह यहाँ पे मैंने लिखा डेल्टा 1, और यहाँ पे नीचे लिखा मैंने डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ठीक है। ये फॉर्मूले को मैंने चेंज कर दिया क्योंकि इसमें ये बड़ा है ना, F0 जो है F1 से बड़ा है, इसलिए मुझे ये ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इंटू आई इंटरवल इन ग्रुपों में ना 15-15 का अंतर है, तो ये 15 हो गया। अब मैं आपको बताया था डेल्टा 1 क्या होता है। डेल्टा 1 होता है 14 और 20 का अंतर, लेकिन इस मॉड्यूलस बार के साथ, तो 14 और 20 का जो अंतर है वो है 6, तो यहाँ पे देखते रहिएगा, ये 48.6 है, ये 40 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। अब मुझे चाहिए डेल्टा 2। डेल्टा 2 क्या होता है, F1 और F2 का अंतर, F1 और F2 का अंतर। तो वेल मुझे अभी ये नहीं पता है, पर मैं इसमें डेल्टा 2 रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ डेल्टा 2 रख दिया, इंटू 15 रख दिया। अब क्या करें, अब इस 40 को मैं इधर ले लेता हूँ, इधर ले लूँगा तो ये इस 48.6 में से लेस हो जाएगा, तो ये 8.6 रह गया, यहाँ 8.6 रह गया, यहाँ तब तक 6 और 15 मल्टीप्लाई होकर 90 हो गया, ठीक है, और नीचे की तरफ 6 प्लस डेल्टा 2 रह गया। फिर क्या करेंगे, फिर 6 और 8.6 को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो गया आपका 51.6 प्लस हो गया डेल्टा 2 नहीं 8.6 डेल्टा 2, 8.6 डेल्टा 2, ये बराबर हो गया 90। फिर क्या करेंगे, फिर 51.6 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे 90 में से, तो 8.6 डेल्टा 2 इक्वल टू 38.4 हो जाएगा, ठीक है, 38.4 हो जाएगा। जब अपन इस डेल्टा 2 को सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 8 चौक 32, ये 4 के आसपास आएगा, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में 4 का अंतर है। वेल ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको इसके साथ वाली PDF में लगा देता हूँ, या तो इसमें टेक्निकल मिस्टेक है या मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, तो अभी वीडियो में टाइम ख़राब नहीं करते, मैं इसके पीछे इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। वेल एक्चुअल अकाउंट बुक इज़ अ बुक इन, अच्छा अकाउंट बुक नहीं, लेजर कहना चाहता है, लेजर, नीचे खाता भी वर्ड है ना। लेजर एक ऐसी पुस्तिका होती है, तो लेजर में रियल अकाउंट होते हैं, रियल और पर्सनल होते हैं, सारे होते हैं। लेजर के अंदर सारे खाते खोले जाते हैं, आपके जनरल बनाने के दौरान जितने खाते बनते हैं वो सारे के सारे लेजर के अंदर खोले जाते हैं, तो इसका आंसर C रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन आइटम इज कंसीडर्ड मटीरियल व्हेन, वेल एक होती है महत्वपूर्णता की परंपरा। महत्वपूर्णता की परंपरा कहती है कि हमें हर महत्वपूर्ण आइटम को दिखाना चाहिए, लेकिन अब महत्वपूर्ण किसे माना जाएगा, तो जो घटना, जो सौदा यूज़र के डिसीजन को प्रभावित कर सकता हो, वो सौदा, वो घटना जो यूज़र के डिसीजन को प्रभावित कर सकता हो, वो हर घटना महत्वपूर्ण होती है। जैसे मान लो हमारी कंपनी में 500 रुपये की चोरी हो गई, अगर 500 रुपये को आप अमाउंट वाइज देखोगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चोरी हो गई ना, ये बड़ी चीज़ है, इसका मतलब है हमारे सिस्टम में कोई दोष है, तो फिर ये बात यूज़र को बतानी ज़रूरी हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं हर वो मद सार्थक या महत्वपूर्ण होती है जो यूज़र के लिए जाननी ज़रूरी है, और यूज़र के लिए हर वो बात जाननी ज़रूरी है जो उसके निर्णय को प्रभावित कर सकती है, जो उसके लिए महत्वपूर्ण हो। तो इसका आंसर C रहेगा, ठीक है। वेल अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, या दूसरे शब्दों में कौन सा कथन गलत है। लेखांकन प्रमाण 26 के अनुसार अब केवल क्रय की गई ख्याति को ही लिखाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि गुडविल अगर परचेज्ड हो, यानी उसके लिए पेमेंट किया गया हो, तो ही उसे आप पुस्तकों में दिखाएंगे, ये बात सही है। स्वनिर्मित ख्याति का समायोजन पार्टनर्स के कैपिटल के माध्यम से किया जाएगा, ये बात भी लगभग सही है कि अगर पार्टनर्स ने सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में दिखा दिया है, जैसे हम देखते हैं ना
कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, गुडविल पुस्तकों में होती है, तो उसे हम तुरंत पार्टनर्स में डाल के राइट ऑफ कर देते हैं, तो ये बात भी सही लिखी है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, ये बात भी सही है, लेकिन ये कहना कि गुडविल एक झूठ मूठ की एसेट्स है, फर्जी एसेट्स है, कृत्रिम संपत्ति है, तो ये बात गलत है। गुडविल दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वैल्यू होती है। तो ये एक काल्पनिक संपत्ति हो, कल्पना है, ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। अगला है रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट वो होती है जिस पे आरबीआई बैंकों को उधार देता है। बैंक रेट का आंसर भी यही होता है ना, पर रेपो रेट के अंदर कुछ सिक्योरिटीज़ को गिरवी के तौर पे रखा जाता है। तो रेपो रेट वो होती है जिस पे कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो आरबीआई से बोरो करते हैं, ये बिल्कुल बात सही है, और बोरो करते समय वो कुछ सिक्योरिटीज़ को एज अ गिरवी रखवाते हैं, ये सही है। द अमाउंट ऑफ अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग इज ट्रांसफर टू द लेसीज बुक। देखिए, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, वो है मिनिमम रेंट, ठीक है। लेसी ने ये कहा कि भाई मैं प्रोडक्शन करूँ नहीं करूँ, मैं कम से कम आपको 1 लाख रुपया तो दूंगा ही दूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि पहले साल में वास्तव में प्रोडक्शन इतना ही हुआ, 80,000 रुपये जितना ही प्रोडक्शन हुआ, तो एज अ वादे के मुताबिक आपको मिनिमम रेंट 1 लाख रुपये देना पड़ेगा, यानी एक तरह से आपने 20,000 रुपये फालतू दिए। आपको पता है कि इन एग्रीमेंट में ये भी लेसी को मौका दिया जाता है कि वो अगले वर्ष में एक्स्ट्रा उत्पादन करके अपनी इस शॉर्ट वर्किंग की भरपाई कर सकता है। तो मान लीजिए कि अगले साल उसने 1,15,000 रुपये जितना प्रोडक्शन किया और शॉर्ट वर्किंग की 15,000 रुपये तक की भरपाई कर ली, जिसको रिकूपमेंट कहते हैं, लघु कार्य की वसूली कहते हैं। लेकिन 5,000 रुपये मान लीजिए कि वो नहीं वसूल कर पाया और शॉर्ट वर्किंग को वसूलने की अवधि समाप्त हो चुकी है, ये 5,000 रुपये अब वो फ्यूचर में वसूल अगर नहीं कर सकता तो वो उसे P&L में डालेगा, तो इसका आंसर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, which of the following is not a characteristics of hire purchase system। इसमें से कौन सा किराया क्रय पद्धति का विशेषता नहीं है। इसमें मूल्य का भुगतान किश्तों में होता है, ये बात सही है। माल का कब्जा तुरंत सौंप दिया जाता है, ये बात सही है। चूक होने पर विक्रेता माल को वापस ले सकता है, हायर परचेज में ले सकता है, सही है। स्वामित्व का हस्तांतरण तुरंत हो जाता है, नहीं। हायर परचेज अग्रीमेंट में आखिरी किश्त चुकाने के बाद ही स्वामित्व का हस्तांतरण होता है, उससे पहले स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है। तो ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, इसका आंसर डी रहेगा। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा। अगर वीडियो पसंद आया हो अपना कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक ऐप है कॉमर्स पॉइंट ऐप, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। उस पर बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।